criminal will always hack you. अच्छा उनसे कहा कि करते कैसे? बोले फेसबुक के डेटा लेते खुद दे देंगे पैसे कि आप खुद अपना बायोमेट्रिक एक्सेस करके गेट खोल दो, खुद अंदर जाओगे, सीसीटीवी डिसेबल करोगे, पैसा निकालोगे, उसको दे दोगे और फिर थाने जाके चिल्लाओगे मैं लुट गया बर्बाद हो गया। आज तक कभी ऐसा हुआ कि आपसे कहा होगा जरा अपना बैंक का OTP देना जी और आपने कहा लिखिए ना, अच्छा वो पासवर्ड ही तो बताइए, हाँ लिखिए। जैसे आप फेसबुक प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, क्लिक करेंगे लोगों में, तो आपको दिखाई देगा कि फेसबुक के कितने डाउनलोड हैं। तो आप देखेंगे 10 बिलियन डाउनलोड। इंटरनेट कितने लोगों के पास है? 4 बिलियन के पास। तो 10 बिलियन डाउनलोड कौन कर बैठा है? इस पर मिस कॉल आती है और ये हैक हो जाता है। ये सोचा कभी आपके दिमाग में डाला गया पहले कि आप आईफोन खरीदो? मैं आपका एड्रेस भी जानता हूँ, उसको कैप्चर करता हूँ। जब आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोला, आपने बताया था आपका एड्रेस क्या है? नहीं बताया, आपने कभी नहीं बताया। व्हाट्सएप पे तो कुछ भी सिक्योर नहीं है, कुछ भी इंक्रिप्टेड नहीं है, जैसे कि आपने कहा व्हाट्सएप भी इंक्रिप्टेड। और दे क्लेम कि दे वर मैनिपुलेटिंग इलेक्शंस अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया भर में कई सारे इलेक्शन उन्होंने मैनिपुलेट किए। लास्ट US इलेक्शन से लेकर बिहार इलेक्शन से लेकर बहुत सारे हमने पैसा लेकर चेंज कर दिया डिसीजन। दे सेड वी मैनिपुलेटेड दैट एज वेल। और उसका जो डिसीजन था वो शायद 1% पर। तो क्या इंडिया के भी इलेक्शन हो सकते हैं? हाँ हुए। आज आपके फोन के अंदर 75 एप्लीकेशन है। कितनी एप्लीकेशन का आपने देखा कि क्या क्या परमिशन लेके बैठे? सो QR कोड इज सो मच जनरलाइज्ड कि समटाइम्स यू नेवर थिंक ट्वाइस कि यार इसको स्कैन करना है या नहीं करना है। कैसे हम लोग स्मार्ट बन सकते हैं सर? हेलो और वेलकम टू द रॉ पॉडकास्ट। और आज का ये स्पेशल एपिसोड है हमारे स्पेशल गेस्ट के साथ। आज हम बात करेंगे तमाम साइबर फ्रॉड्स की जो आमतौर पे हम देखते हैं। मोबाइल फ्रॉड्स, बैंक ट्रांजैक्शन से हमारे कैसे पैसे उड़ जाते हैं, व्हाट्सएप तक हैक हो जाते हैं, और इन सबको समझने के लिए कि क्या तरीके हैं जो इनसे बचा जाए, या क्या तरीके हैं जिनसे ये पैसे जो है हमारे छू मंतर हो जाते हैं, उनको बचाने के लिए कि हमसे ये गलती ना हो, हम जानेंगे नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे जी से। नमस्कार सर, वेलकम टू द रॉ पॉडकास्ट। और पहला सवाल यही सर कि ये जो चलन बढ़ गया है साइबर जो मैं कहूंगा फ्रॉड का, लोग इतने जागरूक भी हैं, सब जानते हैं कि OTP आपको शेयर नहीं करना है, किसी लिंक पे शेयर नहीं करना है, फिर भी ये जो है फ्रॉड रुक नहीं रहा है। देखिए 2-3 कारण हैं। एक तो ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबल इशू है जी। और दूसरा जिस तरीके से हम जागरूक कर रहे हैं मेरे ख्याल से वो परफेक्ट नहीं है। जैसे कि हम जब कहते हैं ना कि आप OTP मत दीजिए, कोई OTP नहीं देता। आज तक कभी ऐसा हुआ कि आपसे कहा जरा अपना बैंक का OTP देना जी। और आपने कहा लिखिए ना, अच्छा वो पासवर्ड ही तो बताइए, हाँ लिखिए। ऐसा कभी होता है? ऐसा नहीं होता। तो यदि हम सिर्फ ये चिल्ला के भी कह देंगे कि OTP मत देना, उसका कोई हेल्प होने वाला नहीं है उससे किसी को, जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि OTP जाता कैसे है। ओके। और OTP निकालने के तरीके हैं। अच्छा। तो अभी मैं आपको 10-12 तरीके बताऊंगा कि कैसे आप किसी का OTP चुरा सकते हो। अच्छा। और दूसरी बात कि आप ये सोच के चलते हो कि आपकी सुरक्षा OTP तक सीमित OTP है तो सेफ है। हाँ। मतलब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है तो सेफ फिर है। और कौन क्रैक करेगा? हाँ। यही बस मिथ है आपका, क्योंकि इतने तरीके हैं OTP चुराने के। अच्छा। और वो तरीके जब तक हम नहीं बताएंगे, आपके अंदर वो इंटेलिजेंस बिल्ड ही नहीं होती उसको प्रोटेक्ट करने की। इसलिए आपने देखा होगा जितने केसेस मेरे पास आते हैं वो कोई अनअवेयर अनएजुकेटेड लोगों के नहीं है। यदि आप गौर से देखें तो लुटता वही है ना जिसके पास पैसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वही मेरा पहला सवाल था कि लोग इतने जागरूक वही हैं जिनके पास पैसा है। मेरे पास जब केसेस आते हैं कि साहब 16 करोड़ हमने दे दिया, 16 करोड़ 12 करोड़ दे दिया, मतलब ऐसे वाले बता रहा हूँ मैं, तो जो पहला रिएक्शन मेरा होता है कि यार इस बंदे ने 12 करोड़ 16 करोड़ कमाया कैसे? ये गलती कर सकता है। गए कमाया कैसे? इसने कमाया कैसे था कि भाई, मतलब इसका मतलब मैं इसके इंटेलिजेंस पर डाउट नहीं कर सकता। बिल्कुल। उसको पता है कि पैसा कमाना कैसे है, वैल्यू क्या है, तभी तो। लेकिन ऐसा होता है। तो ये चीज मेरे ख्याल से सही तरीके से पोजीशन नहीं की गई कि हमें अवेयरनेस फैलानी कैसे। जिस तरह की मैं बैनर पोस्टर देखता हूँ अवेयरनेस के, दे आर नॉट सफिशिएंट कि लिंक क्लिक मत कीजिए। अच्छा कौन सा लिंक क्लिक ना करें? कोई सा लिंक क्लिक ना करें। तमाम लिंक आते हैं व्हाट्सएप पे, मेरे 150 लिंक आते हैं, हर ग्रुप में आते हैं, ना करो तो मैं व्हाट्सएप ही यूज ना करूँ तो मैसेज गलत चला गया ना। आपने कहा कि आप और क्या बोलते हैं कि इंस्टॉल मत कीजिए एप्लीकेशन, तो फिर कैसे चलेगा जीवन, है ना? तो ये कुछ स्ट्रेट अवे ब्लॉक करके तो कुछ अचीव नहीं होगा ना। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ कम्युनिकेशन है कि मैं होता क्या है, और जब तक वो छोटी छोटी चीजें नहीं बताई जाएंगी ना, तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा जरूरी है। और ये इशू ग्लोबल है, पहले तो इसको हम एजुकेशन से ना लिंक करें।
अवेयरनेस से ना लिंक करें कि आप चूंकि बहुत टेक्निकल हो और इंजीनियर हो तो आप नहीं होगा आपके संग, या आप लॉ को समझते हो, लॉयर हो, या आप जजेस हो तो नहीं होगा। मेरे पास जजेस के केसेस हैं, मेरे पास लॉयर्स के हैं, मेरे पास ब्यूरोक्रेट्स के हैं, मेरे पास पुलिस ऑफिसर्स के हैं जो साइबर क्राइम का शिकार हो। तो मेरे ख्याल से वही चीज़ है कि ऐसा तो नहीं था कि इनको अवेयरनेस नहीं थी। अभी एक कॉन्फ्रेंस में वो बोल रहा था, ब्यूरोक्रेट ही थे सारे, 250-300 लोग होंगे। तो मैंने कहा कि आप में से किसी को डिजिटल अरेस्ट के बारे में पता है? तो 250 लोगों में से 4-5 लोगों ने हाथ खड़ा किया, क्या पता है सर? वो उसमें आपका पासवर्ड हैक हो जाता है, आपका अकाउंट हैक हो जाता है। मैंने कहा ना, डिजिटल अरेस्ट तो बिल्कुल अलग है। तो होता क्या है कि जो लोग इंटेलेक्ट होते हैं ना, वो कई बार डिटेल में नहीं जाते। वो हेडलाइन सोच के अपने करंट नॉलेज के हिसाब से कुछ परसीव कर लेते हैं। तो उन्होंने देखा होगा न्यूज़ वगैरह डिजिटल अरेस्ट की, तो उन्होंने कहा क्या होता है डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल अकाउंट हैक। पर डिजिटल अरेस्ट जितना कि आप जानते हो, मैं जानता हूँ, तो कहानी कुछ और है। बिल्कुल सर, कुछ और ही होता है। जब तक आप वही नहीं बताओगे तो इनके संग भी हो जाएगा, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं है। तो ये गैप मैंने क्लियरली देखा है, हर दिन देख रहा हूँ कि किसी को कुछ नहीं पता, और हम उस इल्यूजन में जिए जाने के, नहीं हमारे संग नहीं होगा। कल के दिन आपको भी वो जो है ना, सबका नंबर आएगा, आ ही गया होगा। अभी तक आप बचे हैं तो वो भी मैं कहूँगा बचा ही रहे सर, किस्मत है। हाँ, आपके वीडियो के बाद और लोग बच जाए। और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि जो लोग कमेंट करते हैं मेरे वीडियोस पर, सबसे अच्छा कमेंट वो होता है जब कोई करता है कि ना सर मेरा 25,000 बच गया, मेरा 5 लाख बच गया, और मैंने लोगों के इतने बचवा दिए। बहुत अच्छे कमेंट आते हैं। बचाए कैसे सर, ये हम जानना चाहेंगे। क्योंकि मैं तरीके बताता हूँ ओके, कैसे रिकवर होगा पैसा, क्या इमीडिएटली करना है और क्या प्रोएक्टिवली करना है। तो वो चीज़ें जब वर्क करने लगती है ना सामने, तो इतना खुशी होती है कि इसका मतलब है कि हम जो ये कर रहे हैं एफर्ट, उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि आज स्पेशल गेस्ट है, आपके पैसे बचेंगे। सर हमसे हम जानना चाहेंगे, आपने पहले ही अपनी लाइन में कहा था कि बिना ओटीपी आए ही पैसा बिल्कुल चुरा लेते, वो कैसे सर? तो ये होता क्या है कि आपको लगता है कि जैसे एक केस हुआ था, आपको याद होगा, मिस कॉल से पैसे निकले थे व्यक्ति के दिल्ली में। अच्छा, तो एक व्यक्ति, मुझे एक जर्नलिस्ट का फोन आया। मिस कॉल से? हाँ, एक जर्नलिस्ट का फोन आया, मुझे कहते साहब किसी को मिस कॉल आई 6-7 और उसकी 75 लाख निकल गए, ऐसा हो सकता है? मैंने कहा हो तो सकता है, लेकिन पेगासस बहुत महंगा आता है क्योंकि आपका फोन एक वायरस है पेगासस। अच्छा, जो आपके पूरे फोन को मिस कॉल पे हैक कर सकता है। मिस कॉल पे भी हम हैक हो सकते हैं? और अब जैसे आपको यदि जानकारी नहीं है, देन आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड, क्योंकि 2019 में हर मीडिया चैनल पे हल्ला हो रहा था, और पेगासस बनाया था NSO ऑर्गेनाइजेशन इजराइल जी, और वो सिर्फ गवर्नमेंट को बेचते थे, पूरी दुनिया के हर सरकार को उन्होंने बेचा। और उन्होंने लिस्ट भी बताई कि हमें इतने 1400 लाइसेंसेस 1500 लाइसेंसेस दिए। हर लाइसेंस की कीमत होती थी बहुत ज़्यादा। और पेगासस पहले बनाया गया था आईफोन के लिए, एंड्रॉयड के लिए नहीं बनाया गया था। और व्हाट्सएप पे आपको एक मिस कॉल आती थी और पूरा आईफोन हैक हो जाता था। अब आप मिस कॉल कैसे रोकेंगे? रोक सकते हैं, वो तो आएगी। और हैक क्या हुआ? आईफोन। तो यहाँ पर एक और भ्रांति है जो शायद आप पूछते कि लोग हमेशा कहते हैं आईफोन सेफ है या एंड्रॉयड सेफ है। जी जी, जनरल सवाल जी। तो मुझे बताइए कि आईफोन आपको कैसे बेचा गया था कि आईफोन इज द मोस्ट सिक्योर, मोस्ट प्रोटेक्टेड, इलीट लोगों के लिए फ़ोन है, इसीलिए तो कॉस्टली जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, कि आपसे 4 गुना 5 गुना कॉस्ट भी आप पे कर रहे हो जी। कोई उसका कोड भी हैक नहीं कर सकता, क्रैक नहीं कर सकता। ठीक है जी, मान लिया। दूसरा, आपको व्हाट्सएप कैसे ऑफर किया गया कि मोस्ट सिक्योर, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, बिल्कुल बिल्कुल, कोई स्टूप नहीं कर सकता, मैसेज नहीं दे सकता। ठीक है, ये भी मान लिया। अरे ये भी सिक्योर है, ये भी सिक्योर है, इस पर मिस कॉल आती है और ये हैक हो जाता है। ये सोचा कभी आपने कि यार यदि यही खेल हो रहा है तो फिर किस चीज़ की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सर। तो एक सवाल मैं स्टेटमेंट यहाँ दे रहा हूँ कि आईफोन आपने खरीदा नहीं है, आईफोन आपको दिया गया है, आपके दिमाग में डाला गया पहले कि आप आईफोन खरीदो। और जब आप आईफोन खरीदते हो तो आप एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स के पार्ट हो जाते हो जिसको हैक करने की कुछ लोगों को जरूरत है। अच्छा, चाहे वो बंदा EMI पे सर आईफोन लिया हो, आप उस ट्रैप में आ चुके हो। अब आप EMI पे लेंगे तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज तो स्टेटस सिंबल बना दिया ना। बिल्कुल सर। तो यदि आईफोन का जब मेलवेयर या 0 डेज आते हैं तो ज़्यादा महंगे आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ ही तो पैसा है, यहीं से तो खेल होने वाला है। तो चाहे वो किसी भी रीज़न से टारगेट कर रहे हो, पॉलिटिकल रीज़न होता है, कॉर्पोरेट रीजंस होते हैं, पर्सनल राइवलरीज होती हैं, फैमिली रीजंस होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो आप एक जैसी सेगमेंट में एंटर करते हो
उसके भी अपने नुकसान हैं। जैसे कि मैं एक और थोड़ा दूर का एग्जांपल दूं, हम सबको कुछ दिन पहले एक खबर मिली कि पेजर के अंदर ब्लास्ट हो गया। जी बिल्कुल। फिर पता पड़ा कि हैंडसेट उड़ गया, वायरलेस हैंडसेट भी उड़ गया, फिर वो सोलर पैनल के अंदर भी हो गया। तो बहुत सारे डिस्कशन शुरू हो गए। पेजर हेजुबुल्ला यूज ही क्यों कर रहा था? क्योंकि उनको पता था कि मोबाइल फोन हैक हो जाता है, इसीलिए यूज कर रहा था। अच्छा। भाई पेज वो चाहता था कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यूज करे जो हैक ही ना हो। बिल्कुल। तो पेजर के अंदर कोई नई चीज़ इंस्टॉल नहीं हो सकती, उनका ओएस बड़ा लिमिटेड फीचर्स के संग होता है और सिर्फ वो मैसेज भेज सकता है। तो बेसिक टाइनी ओएस है, कुछ मिनिमल फीचर्स, मेमोरी भी नहीं है, बैटरी भी 250 mAh है, तो क्या कर लेगा कोई हैक करके, क्या नुकसान पहुंचा सकता है? पर किसी ने ये नहीं सोचा कि ब्लास्ट भी कर सकता है। देखिए हैक, हम क्या सोचते हैं हैक करने से कि आपकी आवाज़ें सुन लेगा, मैसेज देख लेगा, फोटोज देख कर लेगा, यही दिमाग में आता है ना। कभी ये आया दिमाग में कि ब्लास्ट हो जाएगा हैक? नहीं सर। सो द क्रिमिनल कुड गो बियॉन्ड दैट, बियॉन्ड योर थॉट प्रोसेस कि क्या हो सकता है। और पेजर हैक हुआ क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी जो उसकी थी, जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। आप जब एक कोई एक्सक्लूसिव चीज यूज करते हो ना, जिसको एक ही कंपनी बनाती है, एक ही कंपनी उसका ओएस मैनेज करती है, एक ही कंपनी उसका बैटरी बना रही है, क्योंकि अब उतनी बैटरी यूज भी नहीं होती कहीं और, या एक ही कंपनी उसकी सप्लाई चेन मैनेज करती है, तो जो टारगेट कर रहा है आपको, उसके लिए आपको हैक करना आसान हो जाता है। क्योंकि अब उसको पता है कि किस कंपनी में मुझे लोग इम्प्लांट करने हैं, किस कंपनी से मुझे सप्लाई चेन मैनेज करनी है, और उसके बाद में तो ये पेजर का ब्लास्ट नहीं था, ये एक्चुअली कंप्लीट बैटरी वॉज मैनिपुलेटेड। उस बैटरी को ही बम बना दिया गया, क्योंकि उतनी बैटरी छोटी होती है कि उसमें ब्लास्ट होकर, नेचुरल ब्लास्ट होता तब भी कोई बहुत नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो बड़ी बड़ी बैटरी आने लगी, पेजर में बहुत छोटी बैटरी। पर यदि आप उसी को उसके अंदर मटेरियल चेंज ही कर देंगे तो फिर बम बन गया ना। तो दिस इज अदर लेवल ऑफ हैकिंग, जो हम कहते हैं कि सप्लाई चेन हैक की, डिवाइसेस चेंज हो गई, सब पहुंच भी गई और किसी को भी पता नहीं कि हो रहा है। तो हैकिंग से कई बार हम इस वजह से भी बच जाते हैं क्योंकि हम भीड़ का हिस्सा होते हैं। अब जैसी भीड़ से अलग होते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाते हैं। जैसे कि मुझे किसी का वाईफाई हैक करना है, तो यदि आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपको नाम मिलेंगे डीजीपी वाईफाई, एडीजीपी, आप प्लस ट्विटर जाइए, एडीजीपी वाईफाई ऐसे मिलेंगे। तो आपको पता है कि डीजीपी वाईफाई वाला जो राउटर वो ये बंदा यूज़ करता है, या एडीजीपी वाला ये वाला बंदा, तो आपका आधा काम आसान हो गया। आपको पता है कौन सा हैक करना चाहिए। अब आप कुछ टूल्स आते हैं जिससे आप पासवर्ड हैक कर लेते हो वाईफाई। यदि मैंने आपका वाईफाई हैक कर लिया तो मैं आपकी डिवाइस पे मैन इन द मिडिल अटैक कर सकता हूँ। आई कैन मिरर योर डिवाइसेस, आई कैन सी योर ट्रैफिक, आई कैन सी योर एक्टिविटीज। पर मान लो आपकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है और मैं ब्रूट फोर्स नहीं कर पाता। ब्रूट फोर्स का मतलब है कि आई एम ट्राइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड, और वो रोकता तो है नहीं वाईफाई, इवेंचुअली तो मुझे मिल ही जाएगा। और आजकल टूल्स इतने अच्छे हैं, प्रोसेसर इतना अच्छा है कि वो 5-10 मिनट में, 20 मिनट में हैक कर देगा। एक टूल आता है ऐसे WPS कनेक्ट करके वो कर देता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोग अपना वाईफाई टेस्ट कर लें। बिल्कुल सर। दूसरा, मान लो मैं नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, बहुत कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रांग है, तो फिर मेरे पास दूसरी ट्रिक है। और ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि साइकोलॉजी कैसे रोल प्ले करती है जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे समझ में आया कि ये डीजीपी वाईफाई है, इस पर मैं अपने लैपटॉप से डॉस अटैक करना शुरू करूँगा। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं इसको, कि आई एम सेंडिंग पिंग रिक्वेस्ट टू दैट राउटर, सो मेनी रिक्वेस्ट कि वो राउटर हैंडल ही नहीं कर पाए और वो हैंग हो जाए। जब किसी भी सर्वर को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजी जाए तो वो हैंग हो जाता है या वो रीसेट मार देगा। तो जब उसको इतनी रिक्वेस्ट भेजी तो वो हैंग हो गया। जैसे ही वो हैंग होगा तो सर्विस करना बंद कर देगा, तो उसको डिस्कनेक्ट हो जाएंगे डिवाइसेस। अब डीजीपी साहब को लगा कि साहब मेरी तो डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गई, अब अपना मोबाइल उठाऊंगा, डीजीपी वाईफाई नाम का हॉटस्पॉट बनाया और और उसमें कोई पासवर्ड नहीं है। आपकी डिवाइस डिस्कनेक्ट हुई है तो आप दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप कोशिश करेंगे तो आपको ऊपर ये वाला हॉटस्पॉट दिखाई देगा कि आपका तो डाउन है। आप कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट हो भी जाएगा, क्योंकि उसमें तो पासवर्ड भी नहीं है। सो नाउ यू आर इन माय नेटवर्क। तो मैं आपका वाईफाई हैक करूँ या मैं सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दूं कि आप मेरे वाईफाई में आ जाए, बात तो बराबर है। नुकसान तो मैं उतना ही कर सकता। बिल्कुल सर। तो जब ऐसे नहीं हाथ होता तो ऐसे हाथ में घुस जाता है। सो ये प्रोसेसेस जब तक आपको पता नहीं होंगे तब तक आप कैसे बचें। आपसे कह दिया जाए कि पब्लिक वाईफाई यूज मत कीजिए, पर क्यों ना करें। जब तक आप डिटेलिंग, तो हमारी जो अवेयरनेस के तरीके मेरे ख्याल से थोड़ी लिमिटेड है, क्योंकि आप पब्लिक वाईफाई तो यूज करेंगे, आप सिचुएशन ऐसी होती है।
पर यदि आप कारण बता देंगे कि होता क्या है और क्या क्या हो सकता है, मेरे ख्याल से तब आदमी को समझ आएगा कि करो पर क्या नहीं करो। ये एक वे ऑफ पोजीशनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से क्लियर कर। तो क्यों नहीं बताया जाता सर? जैसे कि आपने बताया कि वाईफाई, तो ऐसे तो कंपनीज के पास भी हमारी डिटेल्स होंगी और कहीं ना कहीं अगर वो चाहें तो हमारे लिए तो कुछ भी सिक्योर नहीं है। हम ऑनलाइन हम कितनी चीजें रखते हैं सर, अपने मेल आईडीज पे, अपने व्हाट्सएप पे, तो कुछ भी सिक्योर नहीं है, कुछ भी इनक्रिप्टेड नहीं है। जैसे कि आपने कहा व्हाट्सएप भी इनक्रिप्टेड नहीं, इनक्रिप्टेड है पर इनक्रिप्शन से क्या होता है? इनक्रिप्शन तो हर पासवर्ड इनक्रिप्टेड होता है, हैश्ड होता है। हर कम्युनिकेशन आजकल इनक्रिप्शन ही है, सिक्योर चैनल के थ्रू होता है। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी ट्विटर भी हैक हो रहा है और कॉग्निजेंट भी हैक हो रहा है और सारे हो ही रहे। हो कैसे रहा है ये भी जानना जरूरी है। होता क्या है कि सिक्योरिटी को हम लोग, हमारी अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी को लेकर ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचर हमें सिक्योरिटी नहीं देता, हम सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं। अब आप किसी पीएचडी स्कॉलर को ले आइए या किसी बहुत एक्सपर्ट को जिसने सिक्योरिटी में ही सब कुछ किया, और आप उसको बोलिए कि मेरा घर सिक्योर करना है, जरा आप सिक्योर कर दें प्लीज, तो उसे जो बुक में पढ़ा होगा उस हिसाब से चीजें इंप्लीमेंट करना शुरू करेगा। वो कहेगा सब एक काम करते हैं, आपको पहले बायोमेट्रिक एक्सेस दे देते हैं, जो भी आएगा उसका फिंगर स्कैन होगा, वेरी गुड, लगा दें और सिक्योर करो यार। अच्छा सर, एक काम करते हैं, सीसीटीवी से पूरा एरिया कवर कर देते हैं और उसमें एआई भी होगा सर, कोई भी आएगा ना अलर्ट आएगा आपको, सर सायरन बजेगा, वेरी गुड, और सिक्योर करें। अच्छा सर, एक काम करते हैं ना, ऊपर ना आरएफ सेंसर लगा देता हूँ मैं, चिड़िया भी आएगी ना तो भी सायरन बजेगा सर। हाँ यार, और सिक्योर करो। कर क्या रहा है वो बेसिकली ही इज इम्प्लीमेंटिंग लेयर्स विदाउट नोइंग कि सिक्योर करना क्या है। उसको ये नहीं बताया गया। हमेशा आपको पता है कि हैकर जो होता है वो टारगेट के हिसाब से अटैक वेक्टर बदल देता है, उसको ये नहीं पता होता ये सारी चीजें। अब इसको हैक करने वाला हो सकता है 16, 17 साल, 18 साल का बच्चा, उसने पीएचडी भी नहीं किया और उसको नहीं पता कि बायोमेट्रिक लगा है और सीसीटीवी भी है और आरएफ सेंसर भी चीज कुछ होती है, उसे आइडिया नहीं है। वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट करेगा कि आप खुद अपना बायोमेट्रिक एक्सेस करके गेट खोल दोगे, खुद अंदर जाओगे, सीसीटीवी डिसेबल करोगे, पैसा निकालोगे, उसको दे दोगे और फिर थाने में जाके चिल्लाओगे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा। खुद दे देंगे पैसा। ऐसा ही होता है। डिजिटल अरेस्ट में क्या हुआ? हाँ, डिजिटल अरेस्ट में मोबाइल हैक करके हुआ है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या हैक किया क्रिमिनल ने? माइंड। सो क्रिमिनल विल नेवर हैक योर डिवाइसेस टू रीच टू यू। क्रिमिनल विल ऑलवेज हैक यू टू रीच टू योर डिवाइसेस, जो हम कन्वे नहीं कर पाते। हम डिवाइस प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, बायोमेट्रिक लगा दिया, ये लगा दिया, पर अल्टीमेटली तो एक आदमी है ना वहां। अल्टीमेटली तो कोई व्यक्ति बैठा है, मुझे तो वो टारगेट करना है, और वो तो एक बच्चा भी कर सकता है, उसके लिए पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। कैसे हम लोग स्मार्ट बन सकते हैं सर? करना होगा। जैसे कि आपने कहा कि मिस कॉल तो किसी पे भी आ सकती है, उसको तो हम नहीं रोक सकते। अब मेरे पे भी कोई मिस कॉल आ जाए तो मैं तो नहीं रोक पाऊंगा, तो क्या करेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो कुछ आदतें हमें डालनी पड़ेगी। एक, हमें अपना डिजिटल फुटप्रिंट कम करना पड़ेगा। जिसका डिजिटल फुटप्रिंट सबसे ज्यादा हो, ओके, उसके लिए अटैक वेक्टर बनाना आसान हो जाता है। जैसे जब मैं किसी को हैक करना चाहता हूँ तो सबसे पहले रेकी करता हूँ। रिकॉनेसेंस करके एक प्रोसेस होता है कि मैं देखूंगा कि आपके क्या क्या डिटेल बाहर पड़े हुए। मुझे आपके पासवर्ड भी मिल सकते हैं, मुझे आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स मिल सकते हैं, मुझे आपके आईडीज मिल सकते हैं। टेलीग्राम पे जाओ, बहुत सारे सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, लीक डेटाबेस से मिल जाता है। तो मैं देखूंगा क्या क्या लीक डेटाबेस से मिल रहा है या आपने पब्लिक कर रखा है। जैसे कि आपकी फेसबुक एनालिसिस करूंगा तो आपने कुछ ऐसी पिक्चर्स डाल रखी होंगी जो बता देगा कि आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन है, आपको लाइक कमेंट शेयर कौन करता है, वो आपके ज़्यादा क्लोज होंगे, या आपसे इन्फ्लुएंस लोग कौन है, आप किनसे इन्फ्लुएंस हो, आप किसकी तुरंत फोटो लाइक करते हैं। मतलब मैं दोनों तरह के रिलेशन निकालूंगा, वो वाला फिल्टर करूँगा। फिर मैं और अंदर जाऊँगा तो आपकी यदि कमर्शियल कुछ आपने फीडबैक दे रखे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट पे कुछ रेटिंग कर रखी है, बुक्स की, फिल्म्स की, कुछ भी कर रखा है, तो वहाँ से आपके इंटरेस्ट निकालूंगा। सो इवेंचुअली दिस प्रोसेस इज ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्रोसेस। इसमें मैं ओपन सोर्स में जो इन्फॉर्मेशन है उससे निकाल के आपके की जो भी इंटेल है वो निकाल रहा हूँ। इसको बोलते हैं ओसिंट। जब ये आ गया, अब मुझे पता है कि इस व्यक्ति को मैं कैसे कैसे हैक कर सकता हूँ। यदि इस पहले प्रोसेस में ही मुझे नहीं मिलता, डेटा कम मिलता, तो मेरे लिए मुश्किल होती ना। अब आपने सब बता रखा है, आप अपने फोन में 75 एप्लीकेशन लेके बैठे हुए हैं, सारी एप्लीकेशन आपका डेटा ले रही है। वो डेटा आपको पता नहीं कि सेफ है अनसेफ है, वो डेटा कल के दिन हैक हो जाता है और
डार्क वेब पे चला जाता है, तो म्यूजिक और आपके बारे में इंटरव्यू जाती है। तो यदि आप अपने एप्लीकेशन की नंबर ही कम रखते हैं तो आपका रिस्क भी कम हो जाता है। करेक्ट। अब आप प्ले स्टोर खोलिए अपने फ़ोन का और फेसबुक सर्च कीजिए, इंस्टाग्राम सर्च कीजिए, या कोई भी एप्लीकेशन। जैसे आप फेसबुक प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, क्लिक करेंगे लोगों में, तो आपको दिखाई देगा कि फेसबुक के कितने डाउनलोड हैं। तो आप देखेंगे 10 बिलियन डाउनलोड है। दुनिया में कितने लोग रहते हैं? बहुत ज्यादा। 7.5 बिलियन। 7.5 बिलियन लोग रहते हैं दुनिया में, या 10 बिलियन डाउनलोड। 8 बिलियन टोटल हो गए होंगे अभी बढ़ के। अच्छा वो। लेकिन 10 बिलियन डाउनलोड फेसबुक दिखाता है उसमें। हाँ। इंटरनेट कितने लोगों के पास है दुनिया में? 4 बिलियन के पास। तो 10 बिलियन डाउनलोड कौन करके बैठा भाई? वही तो भाई चलो एक बंदे ने दो बार कर लिया होगा। हाँ, तो भी 10 नहीं हो रहा हमारे, क्योंकि हर आदमी थोड़ा 2 करके बैठा है। हाँ। इसका मतलब है कि लार्ज नंबर ऑफ फेक अकाउंट्स आर देयर। वी नो इट, वी अंडरस्टैंड इट। जब ट्विटर वाली डील चल रही थी तो इलॉन मस्क ने एक बार डील कैंसिल करने की बात कर दी। उन्होंने कहा कि यार ना, ये तुझे पता पड़ा है कि आपके 30% फर्जी अकाउंट है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बात आई थी बीच में और ये बहुत मुद्दा भी बना था कि फर्जी अकाउंट पे। तो उसने कहा हम नहीं करेंगे। तो उनके जो बोर्ड था उसने इलॉन मस्क से बात की। उसने कहा सर उन फर्जी अकाउंट की वजह से तो हम कमाते हैं, हमारी अर्निंग ही वहां से, तुम वही बात करा दोगे तो जीरो हो जाएगा। अच्छा, तो सारा खेल ही फर्जी अकाउंट। सो फेसबुक, सो इंस्टाग्राम, जो भी आप देखोगे कैंपेन में जो अकाउंट यूज होते हैं वो सारे बॉट अकाउंट्स जो घुमा रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। है क्या खेल मार्केटिंग कंपनीज का? तो उनको पता है कि इनको करने दो फर्जी अकाउंट का, कमाई तो मुझे होनी है ना। लोगों को तो वो किक मिलने लगा ना कि मेरे इतने लाइक, लोग खरीदते हैं। लाइक खरीद रहे हैं। अब फिल्म जब रिलीज होती है तो व्यूज खरीदे जाते हैं। बिल्कुल। कि साहब वो ठेका होता है कंपनी का कि साहब एक दिन में आपके 10 मिलियन करा देंगे लाइक, या 5 करोड़ लाइक करा देंगे। हाँ ठीक है साहब, कितना पैसा? इतना पैसा। तो आपको क्या लग रहा है कि वो पहले से कैसे करा सकता है कोई आदमी जिसने पिक्चर खुद भी नहीं देखी? वो कैसे कमिट कर रहा है कि मैं करा दूंगा? क्योंकि उसका चैनल इतना सेट है कि उसमें इतने तो बॉट अकाउंट हैं ही जो पुश करेंगे। बिल्कुल। कुछ ऑर्गेनिक होगा, he'll make it sure कि वो फर्जी वाला करके हो जाएगा। और वो 5 जब वो 10 बिलियन 20 मिलियन टच करता है तो ऑर्गेनिक पुश मिलने लगता है। उनको लगता, लोगों को लगता है अच्छा इतना व्यूज हो रहा है तो कुछ तो बात भी देख लेते हैं। सो इट वर्क्स साइकोलॉजिकली ऑल्सो। सो द पॉइंट इज कि जब आप फेसबुक में गए, आपको दिखा डाउनलोड, उसके बाद आप आगे क्लिक करेंगे तो नीचे एक सी डिटेल्स करके एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करें तो आपको पता पड़ेगा कि फेसबुक अभी तक आपका क्या क्या डेटा लेता रहा है। उसको जरा देखें डेटा। अच्छा, तो हम ये चेक कर सकते हैं? बिल्कुल, आप किसी भी एप्लीकेशन का चेक कर सकते हैं। मैं तो फेसबुक इंस्टाग्राम इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कॉमन एप्लीकेशन है, हर आदमी यूज़ कर रहा है। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ऐप, बट आई वॉन्ट यू टू डू दिस सो दैट एटलीस्ट यू शुड नो यार डेटा जाता क्या है और डेटा है क्या है डेटा। अब जरा मैं बताता हूँ और आप ग्राफिक्स में डेटा दिखाना। फेसबुक सर्च करना प्ले स्टोर पर, सी डिटेल्स ऑप्शन आएगा, क्लिक करना तो आपकी एक लिस्ट बन जाएगी कि मैं ये डेटा लेता हूँ। क्या है वो डेटा? फेसबुक कहता है मैं आपकी हर सेकंड की लोकेशन लेता हूँ। लोकेशन, सेल आईडी, जीपीएस, मतलब एक्यूरेट लोकेशन और जो अप्रॉक्सीमेट लोकेशन दोनों ले लेता हूँ। तो आईपी एड्रेस, जीपीएस, एवरीथिंग जो मिल जाएगा ले लूँगा। फिर कहता है मैं आपके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट ले लेता हूँ। फिर कहता है कि मैं आपका नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तो जानती हूँ, मैं आपका एड्रेस भी जानता हूँ, उसको कैप्चर करता हूँ। जब आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोला, आपने बताया था आपका एड्रेस क्या है? नहीं बताया, आपने कभी नहीं बताया। ये आपकी लोकेशन नहीं है, लोकेशन अलग होता है, एड्रेस में अलग। तो बता रहा हूँ क्या है। यदि आप एक बिल्डिंग में रह रहे हैं तो लोकेशन सेम है, पर एड्रेस अलग होगा, क्योंकि कौन किस फ्लोर पे है, कौन से ब्लॉक में, तो अलग हो जाएगा। वो तो नहीं जानते। फेसबुक कह रहा है मुझे एड्रेस पता है आपका, तो वो तो आपने बताया नहीं, तो कैसे पता है? तो फेसबुक कहता है कि मुझे आपका पॉलिटिकल बिलीव भी पता है कि आपने लास्ट टाइम किसको वोट दिया था। अच्छा, लिखा है उसमें, देखिए, चेक करें सर। अभी चेक कीजिए। ये आईफोन में होगा? हाँ हाँ, दोनों आप, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। बिल्कुल, अगर कैमरा अगर जूम कर पाएंगे तो सर हम देखेंगे एक बार। और आपका रिलीजियस बिलीफ पता है कि आप अपने रिलीजन के प्रति कितना सॉफ्ट हार्ट लिबरल है, और आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन पता है। और सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, योर इंटेंट टुवर्ड्स LGBTQ कम्युनिटी। तो ये तो अभी बहुत छोटी चीज़ है। अभी आप देखो, इसमें आपको एक बार डेटा दिखाऊं तो आप शायद
सबसे पहले उसने कहा कैमरे पे दिख सकता है कैलेंडर, सारे ईमेल पढ़ रहा है वो आपके, बिल्कुल सर, सारे एसएमएस पढ़ रहा है, सारे एमएस एंड अदर इन ऐप मैसेजेस, सारी वॉइसेस सुन रहा है, कह रहा मैं 24 घंटे सुनता हूँ फ़ोन के आसपास, साउंड रिकॉर्डिंग जो आप कर रहे हो एंड अदर ऑडियो फाइल्स, यानी आप वॉइस नोट भेजते हो ना व्हाट्सएप पर, वो भी। हेल्थ एंड फिटनेस, कितना आप सोफे पे बैठते हैं, कितना सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कितना रन करते हैं, उसको पता है, बेस्ड ऑन योर एज दे कैन मैप इट टू योर फिटनेस। पर्सनल इन्फो, नेम, ईमेल एड्रेस, यूजर आईडी, एड्रेस, फोन नंबर, क्या है उसके आगे पढ़िए जरा। पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीव्स, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड अदर इन्फो। आपने बताया इनको अपनी पॉलिटिकल बिलीफ? मैंने तो अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्यों बताऊंगा सर, पॉलिटिकल बिलीफ चलो पता हो जाए। तो ये कहाँ से पता कर रहे हैं? कह रहे हैं मुझे सबका पता है, और ये बेच रहे हैं। भाई कह रहे हैं कि मैं भैया कमाई यहीं से है। उसके बाद फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, यूजर पेमेंट इन्फो, परचेज हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर एंड अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। वो कहता है कि आपने कब कैश विड्रॉल किया, उसके बाद कहाँ गए, क्या किया, किसको क्या देते हो आप, सब कुछ मतलब पता है। और ये फेसबुक खुद कह रहा है। तो ये जानना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं यूज करो अगेन, बट हमें पता होना हक है ना भाई, जो उसने क्लेम किया है वो। उसके बाद आगे गए आप, फोटोज एंड वीडियोस तो उसको एक्सेस हैं सारे, चाहे आपने डाले, वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपने इंटरनेट पे क्या देखा, कौन से कीवर्ड सर्च किए, चाहे हम कौन सी भी मोड पे देखें। हाँ हाँ, कॉन्टैक्ट लिस्ट आपका, फिर आपकी सारी फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस दे रखा है आपने। तो चाहे आप व्हाट्सएप से फाइल ले रहे हो, चाहे ईमेल से, चाहे टेलीग्राम सिग्नल से, एज लॉन्ग एज इट इन योर फोन दे कैन कॉपी इट एंड मेनी अदर डिटेल्स। द पॉइंट इज कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, एक बार एक्सरसाइज करके देखें कि वो हमारा डेटा क्या ले रहा है। जो रिस्क आपका बढ़ेगा वो उस डेटा की वजह से। चलो फेसबुक क्रेडिबल ऐप, मैं मान के चलता हूं कि उसका मिसयूज नहीं होगा, पर आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, डेटा तो ले रही है ना, सिमिलर काइंड ऑफ डेटा ले रही है। टिकटॉक का जो ओनर है वो दुनिया का 26वां रिचेस्ट आदमी है। अच्छा, टिकटॉक क्या करता है? वीडियोस दिखाता था हमको तो। सैटेलाइट बनाता है, वैक्सीन बनाता है, ऐसा क्या करता है जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। Why he should be 26th richest person in the world? उसकी एक ऐप है जो फ्री है, जिसका पैसा भी नहीं ले रहा हूं, तो 26th richest person क्यों? सोचा कभी आपने? और जब इंडिया से बैन हुआ टिकटॉक, तब उसका मार्केट इंडिया में 30%। सोचिए यदि बैन नहीं हुआ होता तो टॉप 5 टॉप 10 में होता है। वीचैट जो एक चाइनीज ऐप जब बैन हुई, उसकी जो पेरेंट कंपनी है टेंसेंट, उसका वैल्यूएशन था $500 बिलियन 2019 में। पाकिस्तान का जीडीपी कितना है? अब तो 250 बिलियन। उससे डबल चाइना की एक ऐप है जो फ्री है, जिसका वो पैसा भी नहीं ले रहे। समझने वाली बात है कि ये जो इतनी भी एप्लीकेशन बैन हुई चाइना की, दे वर मेकिंग मनी आपके डेटा के थ्रू। वो कैसे सर, मैं समझना और चाहूंगा। आप अपने डेटा की वैल्यू नहीं समझते। पहले आप समझिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले हम उसी चीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिसकी हमें वैल्यू पता हो। बिल्कुल सर। मुझे एक कॉन्फ्रेंस में एक सज्जन बोले कि अमित जी, हम अपना डेटा प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर पाते, बाकी कंट्रीज कैसे कर रही हैं, बहुत सारे सवाल किए। मैंने कहा देखिए ऐसा है कि मैं आज आपको 5 किलो चावल देता हूँ और 5 किलो सोना देता हूँ, और आपसे कहता हूँ भाई इनको संभाल के रखना, चोरी ना हो जाए। चोर दोनों को चुराने के लिए इक्वल एफर्ट लगाता है। चावल तो वो चुरा ले जाएगा, सोना नहीं चुरा पाएगा। हमारा ध्यान वहां ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है किसकी वैल्यू ज्यादा है। हाँ। आपको जब तक डेटा की वैल्यू नहीं पता है तो सिक्योर हो ही नहीं सकता। पहले हमें समझना होगा कि वैल्यू है क्या, कि दुनिया की इकोनॉमीज चल रही है डेटा की वजह से, और डेटा ले क्यों रहे थे उसका भी कारण हम देखेंगे। पर चाहे वो वीचैट हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो जितनी भी एप्लीकेशन, आपने देखा दुनिया में जो रिचेस्ट कंपनीज हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, वो है जो आपको फ्री प्रोडक्ट देते हैं, जो आपसे पैसा लेती नहीं, वो रिचेस्ट है, उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। और जो आपको पैसा देके सर्विस या प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, वो गरीब है, वो उनको टच भी नहीं कर सकते। देखना गौर से खेल पर। हम इंडिया के एक बड़े बिजनेसमैन का एग्जांपल ले लेते हैं, आनंद महिंद्रा जी का। उनकी करीब 70-75 कंपनीज होंगी, हर तरह के बिजनेस में, डिफेंस से लेकर, कार से लेकर, आईटी से लेकर, बैंक से लेकर, एंटरटेनमेंट से लेकर, रियल एस्टेट से लेकर, लॉजिस्टिक्स से लेकर, हर बिजनेस में, और हर चीज़ का पैसा लेते हैं, कुछ भी फ्री नहीं है। उनकी जरा इंडिविजुअल वेल्थ निकाल के देखो कितनी है, और वो सेकंड जनरेशन बिजनेसमैन है, ऐसा भी नहीं कि तो इंडिविजुअल वेल्थ उनकी 4-5 बिलियन आएगी। और 2 लड़के जेब में हाथ डालते हैं और कहते हैं यार
क्या करें यार, मोबाइल ऐप बना लेते हैं। कौन सी? व्हाट्सएप। ठीक है, 2009 में स्टार्ट करते हैं और 2013 में बेच देते हैं। 3 साल के अंदर क्या वैल्यू थी व्हाट्सएप की? $19.3 बिलियन। 3 साल किसी कंपनी को ब्रेक इवन में लग जाता है, जो लागत लगाई उसको रिकवर करने में लगता है। सर, और ये फ्री ऐप है, पैसा नहीं, कुछ नहीं ले रहे थे उससे, वो लगा ही जा रहे थे। वैल्यूएशन क्या थी? 19.3। किस चीज की वैल्यूएशन? जब तक हम एक वैल्यू ही नहीं समझेंगे, हम कैसे मैं किसी को बोलूं कि आप ये कर लो, ये मत करो, बिकॉज यू आर अनकॉन्शियस अबाउट दोस फैक्ट्स। जैसे मैं वैल्यू बता दूंगा, फिर मैं जो कहूंगा तो आप ड्राइव हो जाओ कि क्या हो सकता है। चलो मैंने आपको वैल्यू बता भी दी कि आपके डेटा की वैल्यू $multi trillion है, ये है। आपको लगेगा तो मुझे नुकसान क्या है, चलो चला भी गया, क्योंकि मैं उसको रोक के भी कुछ नहीं कर पा रहा था। भाई मेरी लोकेशन उसके पास है, सो व्हाट, ये भी थॉट आता है। या उसको पता है मेरी पॉलिटिकल बिलीफ, ठीक है, या उसको पता है मेरी फाइनेंशियल स्टेटस, उसको पता है मेरा ईमेल भी देख लिया, चलो तो भी मुझे क्या। तो कभी आपने सोचा कि ये कंपनीज इतना डेटा लेके, उसमें हेल्थ डेटा भी है आपका, क्यों? वो एक्चुअली क्या अचीव करना क्या चाहता? अब तो हमने एआई देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, थोड़ा झटका तो लगा ही है लोगों को, बट व्हाई इतना डेटा क्यों ले रहे हैं? क्या वो आपको ऐड दिखाना चाह रहे हैं? क्या वो आपको कुछ बेचना चाह रहे हैं? वो तो वैसे भी कर सकते हैं बिना ये किए, तो कर ही रहे हैं। टीवी के टाइम से ही हो रहा है, सुबह से शाम तक हम एक साबुन का ऐड देखते हैं तो दुकान पे जाके वही साबुन मांगते हैं। ये तो हो ही रहा था, क्योंकि वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा दैट हैज बीन फेड टू अस सिंस आवर बर्थ। बचपन से लेकर आज तक जो डेटा हम कंज्यूम करते रहे, उस डेटा का प्रोडक्ट, हम वही डेटा जीने लगते हैं और उसी को डिफेंड करने लगते हैं। मेरा जन्म झांसी के बजाय रोमानिया हो जाता तो मैं कुछ और होता, कोई दूसरी भाषा बोल रहा होता, कोई दूसरा खाना खा रहा होता, कोई दूसरे कपड़े पहन रहा होता, और जिंदगी भर बोलता है कि आई एम ए प्राउड रोमानियन। और फिर 50 साल के बाद कोई मुझे कहता भाई साहब आप तो बुंदेलखंड में पैदा हुए, तो मैं कंफ्यूज हो जाता कि मैं एक्चुअली कौन हूँ, क्योंकि मैं तो वो डेटा जिए जा रहा था और उस पर गर्व भी कर रहा था। हम सब अपनी जिंदगी में वो डेटा ही जी रहे हैं। तो जब चैप्टर 13 में भगवद गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि आप मुझे बता रहे हो कि ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग क्या है, पहले बताइए मैं कौन हूं? भगवान कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम अर्जुन हो? तुम तो अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हो, तुम तो अर्जुन के पहले भी थे, तुम तो अर्जुन के बाद भी हो। अभी तुम अर्जुन क्रिएट किए गए हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें बचपन से लेकर आज तक जो एनवायरमेंट, जो डेटा पॉइंट्स मिले, उसकी वजह से तुम अर्जुन। तुम्हारी जगह कोई होता तो अर्जुन ही बन जाता, मेरी जगह आप होते तो आपकी जगह मैं होता, तुम्हें हम रोल प्ले कर रहे होते वो। पर क्या हम वो रोल थे? नहीं, हम तो उसके बियॉन्ड कुछ है, क्योंकि उस डेटा के पहले भी हम थे, उस डेटा के बाद भी हम होंगे। तो वही कहते हैं अर्जुन तुम तो उससे पहले भी थे, तुम तो उसके बाद भी होगे, अभी तुम अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हो। तो अर्जुन पूछते तुम्हें पहचानूं कैसे कि मैं कौन हूं? तो वो बड़ा एक साइंटिफिक सिद्धांत देते हैं, दृग दृष्टि विवेका का सिद्धांत, जो मांडुक्य उपनिषद में मिलेगा आपको डिटेल में, भगवद गीता में भी है, कि आप कैसे पहचान सकते हो कि आप हो कौन। और द मोमेंट यू रियलाइज दैट, फिर आपके संग ना कोई क्राइम हो सकता है, ना आपको कोई चेंज कर सकता है, ना मैनिपुलेट कर सकता है। ये करना बड़ा आसान है, कर कभी किया सकते, पर हमें बताया नहीं जाता चीजें। अभी हम क्या है, बचपन से लेकर आज तक हमें अटैचमेंट सिखाया जाता कि आप अटैच होना सीख जाओ, कि ये मेरा घर, मेरा पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, मेरी किताबें, मेरी गाड़ी। हमें डिटैचमेंट नहीं सिखाया जाता कि मेरा है नहीं, मैं तो इसको यूज कर थोड़ा सा ऐसे, तो फिर आप उससे इंपैक्ट होना कम हो जाता। और यदि आप एब्सोल्यूट हो जाते हो तो बिल्कुल नहीं हो जाता। अभी क्या है, मैंने वीडियो देखा, मैं इन्फ्लुएंस हो गया, दुखी हो गया, सैड हो गया, गुस्सा आ गया, कुछ भी, क्योंकि मैं अटैच्ड हूं हर उस चीज से जो मुझे इंपैक्ट कर रही है। एक पल को भी मैंने सोचूंगा कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि वीडियो किसी ने मुझे जबरदस्ती भेजा है ताकि मैं ऐसा बिहेव करूं। ये थॉट ही नहीं आएगा आपके पास। पर द मोमेंट यू फील कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूं, तो आ जाएगा, क्योंकि आप भी उस जगह एक रोल हो, एक थिएटर पे गेम चल रहा है, यू आर ऑल्सो प्लेइंग, तो आ जाएगा। लेकिन आप उससे डिटैच हो ही नहीं पा रहे। आज की डेट में हम सुबह से शाम तक 16 से 17 घंटे स्क्रीन से चिपके हुए, हमें जो भी दिखाया जा रहा है उसका हम प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं। ये जो कंपनीज इतना डेटा ले रही है, इसलिए ले रही है, इसलिए नहीं कि वो आपको कुछ बेच सके, बेच तो देंगी आपको वैसे ही, इसलिए ले रही है, मुझे ऐसा लगता है, कि वो आपको कंट्रोल कर सके, क्योंकि वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। आपकी इच्छाएं, आपकी एस्पिरेशंस, आपके डर, आपकी चाहते, सब कुछ वो डिसाइड करे, और वो हो सकता है। वो कैसे पॉसिबल है सर? आज की डेट में
आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो, गूगल पे सर्च करते हो, उसी समय कोई डिसाइड कर लेता है कि उसको ये वाली गाड़ी बेचनी है, उसने ठेका ले रखा है बेचने का, और उसको आपकी पिछली कार के बारे में पता है, उसको आपकी एक्सपेंस बजट के बारे में पता है, उसको आपकी नीड पता है, उसको पता है इस सेगमेंट में ये वाला फिट हो जाएगा, इसको वो भी चिप देता हूँ। उसके बाद आप 2 हफ्ते ढंग से एनालिसिस करते हो, क्योंकि आप इंटेलेक्ट लोगों को चीट करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो लॉजिकली कन्विंस हो जाता है। उनको लॉजिक दो बस, आप लॉजिक देना शुरू करो, उनका दिमाग वैसे ही चलने लगता है। तो वो आपको इतना ब्लॉग कंपैरिजन शीट दिखाएगा, देखो ये इसलिए बेटर है, इसमें ये अच्छा है, और ये तो हो ही जाएगा, तो वैल्यू फॉर मनी, और जो भी आपके नीड के हिसाब से। देखो उसको आपका साइकोलॉजी भी पता है, कुछ लोगों को वैल्यू फॉर मनी नहीं चाहिए, किसी को ब्रांड चाहिए, किसी को स्टेटस चाहिए, किसी को वैल्यू फॉर मनी चाहिए। सो यू पुट दोज काइंड ऑफ कंपैरिजंस, आपको अलाइनमेंट शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप तो वही देख रहे थे आप, और इवेंचुअली आप डिसाइड कर लोगे हाँ ये परफेक्ट, और आपको लगेगा ये आपका डिसीजन है, क्योंकि आपने 2 हफ्ते की मेहनत की भाई, आपने इतने ब्लॉग पढ़े, आपने इतने वीडियो देखे, और उसके बाद आप वो कार खरीद लो, और जैसे ही वो खरीद लोगे आप दुनिया को वो कार डिफेंड करने लगोगे, यार ये बेस्ट डिसीजन है, मैं तो 2 हफ्ते रिसर्च की इसमें, और देखो ये रीजन, यही होता है। जब वो कार आप खरीद लोगे तो बंदा वहाँ हंस रहा होगा दूर बैठ के कि यार ये बंदा बहुत स्मार्ट बन रहा है, कल इसको जूते बेचता हूँ, इसकी ज़िंदगी में भी जूतों की नीड नहीं है, पर मैं क्रिएट कर दूंगा। वो कुछ ऐसा आएगा, मैसेज, कॉल, सिचुएशन, एनवायरनमेंट, वीडियो, कि धीरे धीरे आपको लगेगा हाँ यार ये मेरी ज़िंदगी में आज सबसे ज़्यादा क्रिटिकल ये जूते लेना है। क्यों? क्योंकि मेरा घुटने के दर्द शुरू हो जाएंगे, वरना ये हो जाएगा, और फिर मेरी रनिंग स्पीड बढ़ सकती है, मेरी एज बढ़ जाएगी 10 साल, वट एवर एब्सर्ड रीजन दे कुड गिव, बट दे गिव एंड दे विल कन्विंस यू, बिकॉज यू आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। ये जो बीच का लिंक है ना, ये समझना बहुत जरूरी है, क्यों डेटा दिया जा रहा था और वो अचीव क्या करना चाहते हैं, वरना किसी को आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्यों चाहिए। वही सर, क्यों चाहिए होगा? हम किसी को भी, किसी के लिए भी हम लोग बात कर सकते हैं, कोई भी पार्टी हो। क्यों चाहिए? कैम्ब्रिज एनालिटिका पता है आपको? एक कंपनी थी यूके में, और दे क्लेम कि दे वर मैनिपुलेटिंग इलेक्शंस अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया भर में कई सारे इलेक्शन उन्होंने मैनिपुलेट किया, लास्ट यूएस इलेक्शन से लेकर बिहार इलेक्शन से लेकर बहुत सारे, हमने पैसा लेकर चेंज कर दिया डिसीजन, एंड दे सेड इट ओपनली। जो ब्रेक्सिट हुआ था यूके का, यूरोपियन कम्युनिटी में रहना या नहीं रहना, बिल्कुल सर, दे सेड वी मैनिपुलेटेड दैट एज वेल, और उसका जो डिसीजन था वो शायद 1% पर। तो क्या इंडिया के भी इलेक्शन हो सकते हैं? हाँ हुए, दे सेड कि हमने मैनिपुलेट किया। अब रिसर्च करो, गूगल निकल आएगा। अब उसके बाद कैम्ब्रिज एनालिटिका, सर हम तो ईवीएम पे ही रह जाते हैं। तभी तो कह रहा हूँ आप थोड़ा सा ऊपर जाइए। लोग तो ईवीएम बैकिंग खेला कहीं और हो रहा है, खेला इधर से नहीं हो रहा है। तो आप जब तो कैम्ब्रिज एनालिटिका पे केस हो गया कि साहब ये क्या है, तो इलीगल है। अच्छा, उनसे कहा कि करते कैसे? बोले फेसबुक के डेटा के थ्रू, फेसबुक में डेटा दे। अब तो ये 2019 के पहले थोड़ा बताता था फेसबुक की क्या क्या डेटा ले रहा है। फिर फेसबुक पे भी केस हो गया, कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी बंद हो गई उस केस के बाद। फेसबुक पे पेनल्टी लगाई गई, और उसके बाद उनसे कहा गया कि भाई ये डेटा तो लेते रहो, पर बता दो लोगों को क्या क्या ले रहे हो। फेसबुक हो या कोई दूसरी कंपनी हो, जो भी इस तरह के डेटा ले रही है, इवेंचुअली दिस इज यूज्ड टू मैनिपुलेट बाय समवन। ये ना करें खुद, मैं नहीं कह रहा कि ये कर रहे हो, बट जहां वो दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनका पर्पस क्या हो सकता है? व्हाई वुड समबडी टेक योर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी? कुछ पॉजिटिव पर्पस हो तो बता दो मुझे कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जान के किसी का क्या पॉजिटिव फायदा होने वाला है। कोई फायदा नहीं होगा सर। तो इसलिए थोड़ा सा तो आप कॉन्शियस होकर सोचिए ना कि भाई यदि उसका नेगेटिव ही यूज होना है, वो कोई मुझे जानकर, क्योंकि अदरवाइज तो हम सबको बता देते ना, वोट देके आते बाहर बोल देते इसको दिया, मुझे क्या डर है, तभी तो ऐसे लिया जा रहा है घुमा के। तो ये इसके बाद अब ऐसी 1000 कंपनीज और खुल गई कैम्ब्रिज एनालिटिका टाइप की दुनिया में, जो यही करती हैं। दे आर मैनिपुलेटिंग इलेक्शंस अराउंड द वर्ल्ड, दे आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट यूजिंग सेम डेटा। तो जब तक हम ये करेक्ट नहीं करते ना डॉट्स, तो सर ये लीगल होना चाहिए, आपको क्या लगता है बीइंग एन एक्सपर्ट? ये तो इलीगल है सर, अगर मेरी प्राइवेसी पे कोई ले रहा है, मेरे जिस तरीके से चीजें होती हैं वो लीगल है। जिस तरीके से होती है वो लीगल है। हाँ, क्योंकि हम अलाउ करते हैं, कोई हैक करके नहीं ले रहा आपकी चीज, क्योंकि हम अलाउ कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आपने अलाउ किया, वही तो मैं कह रहा हूं। आपने देखा कहाँ? आपने देखा कि कौन सी आज आपके फोन के अंदर 75 एप्लीकेशन है, कितनी एप्लीकेशन का आपने देखा कि क्या क्या परमिशन लेके बैठे? नहीं देखा ना।
आपने ब्लाइंडली इंस्टॉल किया, लेने दो परमिशन, जाने दो डेटा, आपने देखा ही नहीं, और आपने एक वो दिया हुआ है, कंसेंसस दिया हुआ है, तो उसमें इलीगल क्या है? कुछ नहीं। हाँ, कोई ऑफेंसिव हैक करके, चुरा के, जबरदस्ती ले तो हो सकता है, अदरवाइज तो आप सवाल भी नहीं कर सकते। देखिए, सबसे पहले हमें अपना डिजिटल फुटप्रिंट कम करना पड़ेगा। हमारा डेटा जो इधर उधर पड़ा हुआ है, जो जा चुका है, उसको तो अब रोकना नहीं जा सकता, लेकिन आगे कम से कम उसको इतना मिनिमाइज कर लें कि लोग उसका मिसयूज हमारे खिलाफ ना कर सकें यदि वो डेटा गलत हाथों में पहुंच जाए तो। ये ध्यान देने की जरूरत है। और कई तरीके से डेटा जा सकता है। जैसे लोग कहते हैं डेटा जाते ही कैसे। मैंने जब आपसे कहा था कि जब कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो क्रिमिनल आपका OTP लेना चाहता है, पर कभी आपने नोटिस किया कि उसने आपका पासवर्ड नहीं मांगा? क्योंकि पासवर्ड उसके पास ऑलरेडी होता है। यदि पासवर्ड उसके पास ऑलरेडी है तो कैसे? इसका मतलब है ये उसका पहला अटेम्प्ट नहीं था, ये उसका तीसरा अटेम्प्ट था, चौथा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में उसने आपका पासवर्ड निकाला, बैंक अकाउंट डिटेल्स निकाले, फिर आप कब किस टाइम पर किस अटैक वेक्टर से उसको आपको मैनिपुलेट करना है, और फिर वो OTP निकाल के पैसा ट्रांसफर करेगा। तो नॉर्मली जब आपके संग क्राइम हो रहा होता है, ये आपकी पहली गलती नहीं होती, इसके पहले आप 1-2 गलतियां और कर चुके होते। सो नॉर्मली क्या होता है कि एक जो कॉमन मिस्टेक है जो हम सब करते हैं कि हमारे ब्राउजर में एक फीचर होता है, ऑटोफिल फीचर। तो जब आप कोई फॉर्म भरते हैं अपने ब्राउजर से, तो आप बहुत सारी डिटेल देते हैं, नेम, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड एटसेट्रा, सारे उसमें दे देते हैं। जब कोई दूसरा फॉर्म भर रहे हो किसी दूसरे दिन किसी दूसरी वेबसाइट पर, और आप ए लिखें नाम वाली जगह पे, तो नीचे ऑप्शन आ जाता है अमित दुबे, भरना चाहते हो? ऑटोफिल, यस आता है। यस 9 लिखोगे तो मोबाइल नंबर आ जाएंगे, जो आपने भरे होंगे, आधार कार्ड, जो भी है आ जाएगा। तो ये तो दूसरी वेबसाइट है। और उसमें हमारा नहीं सर, बहुत सारे लोगों का आ जाता है अगर ऐसे हम। हाँ, नहीं, इसलिए आ जाता है क्योंकि उस लैपटॉप या मोबाइल से जितने लोगों ने भी भरे होंगे उनकी डिटेल ब्राउजर में सेव हो गई। ओके, ब्राउजर के अंदर, तो उस ब्राउजर पे लिमिटेड है ना। अब उस ब्राउजर में क्लियर टेक्स्ट में सेव होता है, इनक्रिप्टेड नहीं होता है, और एक क्लिक पर चोरी भी हो सकते हैं सारे डिटेल, यदि आपका ब्राउजर वल्नरेबल है तो। कई बार अपना ब्राउजर अपडेटेड नहीं रखते, पुराना वर्जन पड़ा हुआ है, तो ये गलती हो सकती है, और आपको एक लिंक आया कि इज दिस यू इन दिस वीडियो, और आपने वो क्लिक कर दिया और आपका डेटा चला गया, जिसमें आपके पासवर्ड्स भी हैं, जिसमें आपके बैंक अकाउंट डिटेल भी है, जिसमें आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड डिटेल भी हो सकते हैं। आपको एक लिंक आया, इज दिस योर वाइफ इन दिस वीडियो, आपने क्लिक किया, और इज दिस योर डॉटर इन दिस वीडियो। क्यूरियोसिटी, किसी तरीके से क्रिमिनल कुछ क्यूरियोसिटी क्रिएट करके आपसे एक लिंक क्लिक करा के डेटा उड़ा सकता है। अच्छा, उससे पहले उसने लिंक भेज के ये भी देखा हुआ कि आपका ब्राउजर वल्नरेबल है या नहीं है, तो उसके लिए एक वेबसाइट बता रहा हूं। आप एक वेबसाइट है privacy.net/analyzer, उसको खोलें अपने मोबाइल पर, privacy.net/analyzer। जिसको खोलेंगे तो एक पेज आएगा, और उसमें नीचे स्टार्ट टेस्ट करके एक बटन होगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपके बहुत सारी डिटेल वो सामने दिखाना शुरू कर देगा आपको, जो उस वेबसाइट ने पढ़ ली है। आप सोचोगे यार ये डिटेल तो मैंने परमिशन भी नहीं दी। उसमें आपकी लोकेशन होगी, आपका IP एड्रेस होगा, आपका डिवाइस कौन सा है, आपने आईफोन पे खोला ये लिंक, एंड्रॉयड पे खोला, विंडोज पे खोला, मैक पे खोला, लैपटॉप है, मोबाइल, सब बताएगा। इसमें आपका ब्राउजर कौन सा है, ब्राउजर का वर्जन क्या है, आपकी सिम कार्ड कौन सा है, वोडाफोन, रिलायंस है, BSNL है, जो भी है, आपकी बैटरी का स्टेटस क्या है, आपका रेजोल्यूशन क्या है, इतनी सारी डिटेल आपके सामने खुल के आ जाएगी, जिसके लिए आपने कोई परमिशन नहीं दी। इसका मतलब है यदि ये वेबसाइट वो डेटा ले सकती है तो कोई भी ले सकती है। तो ये डेटा तो आप एक क्लिक पर दे रहे लोगों को। आप उसके अंदर और भी ऑप्शन है, ऑटोफिल टेस्ट भी कर सकते हैं आप, ब्राउजर वल्नरेबिलिटी भी टेस्ट कर सकते हैं, डिजिटल फिंगरप्रिंट भी टेस्ट कर सकते हैं। अब डिजिटल फिंगरप्रिंट क्या होता है? द वे यू यूज इंटरनेट है, द वे आई यूज इंटरनेट और द वे ही यूजेस इंटरनेट इज एंटायरली डिफरेंट। कोई भी दो व्यक्ति का इंटरनेट यूज करने का पैटर्न एक जैसा नहीं होता, और वो आपका एक यूनिक पैटर्न है, और उस वजह से मैं आपको ढूंढ सकता हूं लाखों लोगों, क्योंकि आप क्राइम कर रहे हैं मान लीजिए, और आप सोच रहे हैं कि आप छुप जाएं। आप अपना VPN यूज कर लें, अपना प्रॉक्सी यूज कर लें, अपना IP बदल दिया आपने, लोकेशन बदल दिया आपने, सिम कार्ड, वोडा, जो मोबाइल, सब बदल दिया, और एनोनिमस हैंडल क्रिएट कर लिया आपने, और सोच रहे हैं कि अब तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। आप अपना सब कुछ बदल सकते हैं, अपना बिहेवियर नहीं बदल सकते। यदि मुझे आपके 1 हफ्ते का पैटर्न मिल गया तो मैं निकाल के बता दूंगा कि ये बंदा भी यहाँ बैठा है, उठा लो। ये सबसे पावरफुल चीज है आज की डेट में इन्वेस्टिगेशन, और ये AI के द्वारा और आसान हो गई।
क्योंकि पहले तो इतना डेटा मैंने एनालाइज करना ही बड़ा चैलेंजिंग होता था. नाउ एआई कैन डू मेनी ऑफ दीज थिंग्स. तो आप यदि ये सोच के बैठे हैं, नॉर्मली मैं सवाल पूछता हूँ उन लोगों से कॉन्फ्रेंसेस में कि आपको क्या लगता है यदि आपको पूरी तरह छुपना है तो आप क्या कर सकते हैं. तो लोग बहुत सारे जवाब देते हैं कि साहब पहला VPN यूज कर लेते हैं. वेरी गुड. फिर ये एनोनिमस कर लेंगे, ये एप्लीकेशन यूज करेंगे तो हमारा हैंडल जो लिंक नहीं होगा हमारे मोबाइल नंबर से, ईमेल आईडी से, इनकॉग्निटो जो भी आप जानते हैं सारे यूज कर. और फिर मेरा जवाब होता है कि पिछले 1-1.5 साल में जो मैंने केसेस सॉल्व किए हैं, क्रिमिनल ये सब कर रहा था. सब कर रहा था. उसको भी पता है, उसके बावजूद ही पकड़े ना. तो यदि आप ये मिथ पाल के बैठे हुए हो तो ये गलत फहमी है. यदि आप अच्छा, लोग VPN यूज करते क्यों? कि लोकेशन ट्रेस ना हो सर. क्यों? कि मैं कहीं और लोकेशन पे हूँ, या जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको कोई चाइना में कहीं काम करना है तो हम VPN यूज करते हैं कि चाइना लोकेशन के अंदर हो तब, पर आप इंडिया में हो तो क्यों कर रहे हो? कि हमारा लोकेशन को ट्रेस ना करे सर. पर क्यों नहीं? ऐसा क्या है आपकी लोकेशन में जो ट्रेस होके कुछ गड़बड़ हो जाएगी? सोचिए ना, व्हाई वी आर सो कॉन्शियस अबाउट अवर लोकेशन और एनी IP एड्रेस. कि हम पता ना चले कि मैं कहाँ बैठा हूँ. अरे नहीं, ऐसा पता चल के भी क्या हो जाएगा? सोचिए ना, मतलब आप, इसका मतलब है कि ऐसी जगह कहीं बैठे हो जो आप नहीं चाहते किसी को पता पड़े. हाँ मतलब बिल्कुल आपकी सर. जगह ठीक नहीं ना. बिल्कुल बिल्कुल. इसको मैं और दूसरी तरीके से लेता हूँ. आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जो इलीगल है. ओके. आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जो आप नहीं शेयर कर सकते दूसरों के साथ, तब आप VPN यूज करना हाँ, प्रेफर करोगे. बिल्कुल. देखिए, 2 तरीके से VPN यूज होता है. एक बिल्कुल. होता है कि कॉर्पोरेट VPN है कि आप अपने रिमोट सर्वर एक्सेस करना चाहते हो तो उन्होंने एक एंड टू एंड टनल क्रिएट करके दे दी VPN जो इंट्रूजन से आपको प्रोटेक्ट कर देगी. एक है कि मैंने एक VPN एप्लीकेशन इंस्टॉल की जो फ्री है. प्रोटॉन VPN, नॉट VPN, सेग VPN, अल्ट्रा VPN, अर्बन VPN, जितने ये VPN चल रहे हैं उनमें से कोई एक इंस्टॉल कर ली. और उसके बाद मैंने अपना IP बदल दिया कि मैं बैठा दिल्ली में हूँ, मेरा IP दिख रहा है नीदरलैंड में या जापान में, Yes. या पाकिस्तान में, या US यस में. यस. क्यों कर रहा था मैं इसलिए कर रहा था कि मैं कुछ ऐसी चीजें एक्सेस करना चाहता हूं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर रखी है. पहला पर्पस ये होता है. क्योंकि अब मैं इंडिया में हूं ही नहीं, अब तो मैं कनेक्टेड हूं नीदरलैंड से, पर उस टनल के थ्रू मैं कोई भी ऐसी चीज एक्सेस कर सकता हूं जो इंडिया में अलाउड नहीं है. आई कैन एक्सेस बैंड गेम, बैंड वेबसाइट, इलीगल वेबसाइट्स, एनीथिंग. दिस इज वन पर्पस. सेकेंड, आपने कहा कि आपकी लोकेशन आप नहीं बताना चाह रहे, ये भी हो सकता है. पर दोनों केसेस में आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आइदर इथिकली रॉन्ग है या लीगली रॉन्ग है, तभी आप छुपना चाह रहे हो. आप अदरवाइज कोई आपको सीधे बेनिफिट उसका मुझे नहीं दिखता. अब इसको जरा इस साइड से देखिए, VPN के पर्सपेक्टिव से, कि एक कंपनी है, लाखों करोड़ों खर्चा करके एक सर्वर सेटअप करती है. उसमें वो आपको सर्विस दे रही है कि भाई अपना IP बदल लो, क्योंकि आप कुछ इलीगल करना चाहते हो, आपको पुलिस ना पकड़ ले तो हमारा VPN यूज कर लो. क्यों? और ये फ्री सर्विस है, उसको इतनी चिंता क्यों है मेरे बारे में? वो हमें फ्री सर्विस दे ही क्यों रही? बिल्कुल सर. उनका तो खर्चा हो रहा है ना. हाँ हाँ, उन्होंने तो पूरा सर्वर सेट किया जैसे कि बताया. सोचिए, जब इसका आंसर मिल जाएगा तो आप समझ जाओगे VPN कहाँ खेला कर देता है. तो लोग इतना बेसिक चीज नहीं जानते कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, हो ही नहीं सकता. कुछ फ्री नहीं. और द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग इनटू दिस ट्रैप की फ्री है, तो आप फंसते चले जाते. फिर तो आपकी जिंदगी तक कंट्रोल होगी इवेंचुअली. लेकिन ये समझना, बेसिक समझना इतना मुश्किल हो जाता है. एक जर्नलिस्ट है मेरे पास, कहते हैं कि आप एक साथ सैकड़ों लोगों को हैक कर सकते हो. हाँ, कर सकते हो. तो चलो मेरे संग. ताज होटल में एक इवेंट था, मैं गया, उसमें एक कंपनी ने इवेंट कर रखा था. मैंने उनका लोगो लिया, एक QR कोड दिया, ऊपर लिखा फ्री वाईफाई. 4 प्रिंट आउट निकाले, मैंने कहा 2 इस साइड लगाओ, 2 साइड लगाओ. मैं सेशन लिया, सेशन के बाद उतरा मैं, और मैं लैपटॉप खोल के दिखाया सबको, तो 15-16 लोग कनेक्टेड थे. मैंने कहा देखो, फ्री के चक्कर में आदमी कुछ भी इंस्टॉल कर लेता है. मैंने हैक नहीं किया था, लेकिन मुझे ये तो पता पड़ गया है ना किसी ने इंस्टॉल किया मेरा ऐप. अब मैं कुछ भी ट्रोजन इंस्टॉल करा देता. आप एक पल को भी नहीं सोचते. और QR कोड तो भी इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि आपको मुझे विजिटिंग कार्ड देना है, QR कोड, वाईफाई QR कोड, बोर्डिंग पास. सर होटल में ऑर्डर करने तब भी QR कोड है. होटल मेनू कार्ड QR कोड ऑर्डर कीजिए.
आपका आजकल जो टिकट्स भी होते हैं इवेंट्स के, वो भी QR कोड से स्कैन होते हैं। यस, एडवर्टीजमेंट तो है QR कोड, पेमेंट तो है QR कोड। सो QR कोड इज सो मच जनरलाइज कि समटाइम्स यू नेवर थिंक ट्वाइस कि यार इसको स्कैन करना है या नहीं करना है। कभी आपने सोचा कि यार ये मैनिपुलेट कर दिया तो आपके फोन में कुछ इंस्टॉल भी तो हो सकता है। तो अभी यूके में था मैं, तो इसके लिए क्या करना है सर, हम जरूर जानेंगे, आपकी हाँ, स्टोरी ये बताता कंटिन्यू हूँ। करें। हाँ, यूके में था और बेल्जियम और यूके में बड़ा कॉमन हो गया था कि वहाँ पर QR कोड पार्किंग लॉट पे होते हैं। आप पेमेंट कीजिए तो आपका स्लिप आ जाती है, आप उतना पेमेंट कर दीजिए। तो किसी ने वो चेंज कर दिया और पैसा गलत अकाउंट में जाने लगा। तो ये इंडिया में भी केसेस हुआ हुए है, हैं बहुत जिसमें सारे कई सारे केसेस लोगों हुए हैं, ने yes। QR कोड मैनिपुलेट करके लोगों को परेशान तो किया ही है। आप कैसे चेक करेंगे QR कोड सेफ है नहीं, खासतौर से जब वो चलो पेमेंट वाला है ही नहीं, वो कुछ और पर्पस के लिए, लेकिन नुकसान तो तब भी पहुंचा सकता है ना। डेटा ही निकल गया, कैमरा ऑन कर लिया, माइक्रोफोन रिकॉर्ड कर लिया, कुछ भी कर सकता है। तो एक एप्लीकेशन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, मोबी आर्मर करके एक ऐप है, MOBIARMOUR। ये प्ले स्टोर पर भी है, ऐप स्टोर पर भी है। इसको आप इंस्टॉल करके 5 चीज़ों से बच सकते हैं। पहला, इसमें सिक्योर QR कोड स्कैनर है। जब कोई QR कोड आपको स्कैन करना ही है तो आप इससे पहले स्कैन कर लें। ये उस QR कोड को एक सैंडबॉक्सिंग इन्वायरमेंट में ले जाएगा, वहाँ रन करेगा, वहाँ देखेगा ये क्या गलत कर सकता है आपके संग, आपका कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट लिस्ट तो नहीं जा रहा है इसके थ्रू, या मेलवेयर तो नहीं आ रहा, या पेमेंट ही तो नहीं जा रहा, और कितना पेमेंट जा रहा है वो आपको ग्रीन रेड में बता देगा कि सेफ है अनसेफ। दूसरा, लिंक बेस्ड फ्रॉड होते हैं। आपको एक SMS आ गया, RTO का चालान है आपका, आपने पेमेंट कर दिया पर वो तो गलत जगह चला गया। आपको क्या पता है ओरिजिनल वेबसाइट? बिल्कुल। आपको अभी दिलजीत दोसांझ का शो था, उसमें भी फ्रॉड हुआ। लाखों लोग लुट गए। हाँ, गूगल किया, टिकट चाहिए, वेबसाइट आई, पेमेंट कर दिया, वो टिकट आई नहीं उनके पास। आपको कैसे पता है वेबसाइट उसी पर्पस के लिए सही आदमी की है? हेलीकॉप्टर बुक करना है केदारनाथ का, लोगों ने गूगल किया, लुट गए। पवन हंस हेलीकॉप्टर के नाम पे लुटे लोग, वेबसाइट वो गलत वाली एक्सेस कर ली। क्रूज बुक करना है सिंगापुर में, लुट गए लोग। उड़ीसा में अभी पिछले हफ्ते उड़ीसा में होटल बुक करने के नाम पे लुटे लोग। तो आप गूगल सर्च करके जो भी देखते हो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऑथेंटिक वेबसाइट है। तो पहला ये लर्निंग है। अब इसको चेक कैसे करना है, तो वो मोबी आर्मर में लिंक स्कैनर है। आप जब उस पर लिंक कोई भी डालोगे जिसपे आप आगे बढ़ना चाहते हो, वेरीफाई करना, कोई भी वेबसाइट, कोई भी QR कोड उसमें कोई भी स्कैन, लिंक, हाँ, ओके। QR कोड के लिए अलग है, लिंक मतलब जैसे अगर हमारे पास मोबाइल पे भी कोई लिंक आ रहा है कि आप मतलब तो आप जैसे उसमें खोल दी सीधे। अच्छा, उस पे खोले, मोबी आर्मर में पहले खोल के देख लो। तो मोबी आर्मर स्कैन करेगा, आपको बता देगा ये लिंक क्या नुकसान पहुंचा सकता है, आपका डेटा ले रहा है, आपका पैसा ले सकता है, आपका ओके, कैमरा ऑन कर सकता है, आपके फोन में बॉट इंस्टॉल कर रहा है, आपको क्लियर पिक्चर दे देगा। और सेफ है तो ग्रीन दे देगा कि भाई सेफ है आप। और ये ऑथेंटिक है कि नहीं, सबसे बड़ी बात है कि ये क्लोन्ड वेबसाइट तो नहीं है। मैं मैरियट होटल की वेबसाइट ढूंढ रहा हूँ, ये उसी की है, उसकी क्लोन्ड है, तो वो भी बता देगा। क्योंकि होता क्या है कि जो क्लोन वेबसाइट होती है उनकी एज ज्यादा नहीं होती, वो नॉर्मली 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने पुरानी होती है। क्रिमिनल जब तक कंपनी को पता पड़ जाता है वो टेक डाउन करा देता है, लेकिन वो 1 महीने में लूट लेता है लोगों को। तो ये वो एज भी देखता है, इसका ओनर कौन है, होस्टेड कहाँ है, बहुत सारे डिटेल निकाल के एनालिसिस करके आपको बता देता है कि भाई ये सेफ है, अनसेफ है, क्लोन है, इसको ट्रस्ट मत कीजिए। ट्रस्ट रेटिंग देता। तीसरे वजह से इससे आप लुटते हैं वो है ऐप इंस्टॉल करके। अभी वेडिंग कार्ड का APK घूम रहा था जिसमें लोग लुट गए, पैसे, पूरे अकाउंट खाली हो गया। आप कुछ भी इंस्टॉल कर लेते हो, एक वीडियो भेजा और जैसे आपने वो वीडियो प्ले करने की कोशिश की, आपको मैसेज आया कि प्लेयर आपके फोन में नहीं है, इसको इंस्टॉल कर लो। आपने इंस्टॉल कर लिया और प्लेयर नहीं था, वो मेरी एप्लीकेशन थी, मैंने खेला कर दिया। तो ये जो चीज है, आप जब तक एक कॉन्शियसनेस बिल्ड नहीं करेंगे कि मैं कैसे चेक करूं कि मैं एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा हूं सही है, पहले तो डायरेक्ट लिंक से कभी एप्लीकेशन इंस्टॉल ही नहीं करो। कोई APK फाइल यदि आपको सीधे आ गई है, वो मेलवेयर ही होगा। यदि आपने वो फाइल क्लिक किया और कह रहा कुछ इंस्टॉल करो, तुरंत पीछे आ जाओ, नहीं करना। पर कई बार ऐसा होता है कि आप प्ले स्टोर से भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, तब भी फ्रॉड हो जाएगा, क्योंकि प्ले स्टोर टाइम लेता है उसको आइडेंटिफाई करके टेक डाउन करना। जैसे लोन एप्स थी, लोन एप्स से फ्रॉड हुए, बहुत फ्रॉड हुए सर। चाइना की जो पीछे लोन एप्स आए थे, अब लोगों के पैसे भी चले गए, रेपुटेशन भी गई, सुसाइड भी किया लोगों ने। एक भोपाल की फैमिली थी, उसने पूरा सुसाइड किया था लोन एप्स की वजह से। तो ये इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि आप के लिए जरूरी है कि आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले वेरीफाई करें। मोबी आर्मर में आप ये देख सकते हैं जो आपके फोन के अंदर एप्लीकेशन है, उसमें से कौन सी सेफ है, कौन सी अनसेफ है, किसकी रेटिंग क्या है, मैं यूज कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, ये एनालिसिस करके 5 में से रेटिंग भी दे देता है।
अब जैसे कई सारी एप्लीकेशन है, टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनी डेस्क, ये प्ले स्टोर से ही लोग इंस्टॉल करते हैं, पर इनसे पैसे लुट जाते हैं लोगों के, क्योंकि स्क्रीन शेयर हो जाती है। गेम्स होते हैं कई सारे जो आपका ओटीपी पढ़ के शेयर कर देते हैं, उनसे लोग लुट जाते हैं। कई सारे गेम ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे बाकी लोगों से बात कर सकते हैं, चैट फैसिलिटी होती है गेम के अंदर, जैसे पबजी में तो आपने देखा, बिल्कुल बिल्कुल सर, रोब्लॉक्स है, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं। अब आप अपने बच्चे को रोड पर किसी अननोन आदमी से बात करने नहीं दोगे कि भाई अननोन है, कैसे बात कर सकते, पर आपने उसको एक फोन दे रखा है जिसमें मोबाइल गेम के अंदर पूरी दुनिया के अननोन लोगों से बात कर रहा है, और वो अननोन आदमियों में से कई सारे क्रिमिनल हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको कैसे पता ये गेम सेफ है मेरे बच्चे के लिए? तो मोबी आर्मर उसका बिहेवियर एनालिसिस करके बता देता है कि ये गेम आपके बच्चे के लिए सेफ नहीं है। यदि आपका बच्चा 18 साल से कम उम्र का है, 18 साल से बड़ा होगा तो फोन ही दे दिया होगा आपने उसको, उसके बाद उस रेटिंग के हिसाब से आप निर्णय लें कि मुझे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो कई सारी चीजें आपको पता ही नहीं होती कि गेम करना क्या वाला है। VR गेम्स भी खेलते हैं बच्चे, उससे बच्चे डिप्रेशन में आए, क्योंकि उसमें कई सारे गेम ऐसे हैं जैसे गोरिल्ला अटैक वगैरह, जिसमें आप बात कर सकते हो बाकी लोगों से। अब कोई किसी कंट्री में कौन क्रिमिनल है, वो उसी गेम में है, वो आपसे बात कर रहा है, वो आपकी आवाजें भी सुन लेता है आसपास की, और उसके हिसाब से आपको डरा के बहुत कुछ करा लेता है बच्चों से, बच्चे डर जाते हैं। तो ये जो थ्रेट है, ये हर उस एप्लीकेशन के संग आपके फोन में आ जाते हैं जो आपने बिना सोचे समझे इंस्टॉल कर। सो चाहे वो QR कोड स्कैनर हो, लिंक स्कैनर हो, ऐप स्कैनर हो, वाईफाई सिक्योरिटी के लिए भी उसमें ऑप्शन है, वाईफाई सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं आप, किसी वाईफाई को कनेक्ट करने से पहले देख लें सेफ है अनसेफ है। और यदि आप वो वाईफाई किसी ने हैक कर रखा है तो बता देगा कि हैकर है, बगल में यहाँ बैठा है, इसका IP है, ये भी चेक कर, क्योंकि वाईफाई का हैकर तो आसपास ही होगा। OTP सिक्योरिटी का इसमें ऑप्शन है कि आप OTP एक लिंक पर अपने कॉन्फ़िगरेशन ऐसे कर सकते हो फोन में कि आपका OTP बाहर नहीं जाए। इसके अलावा आप अपना लीक डेटाबेस में रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं कि कहीं मेरा बैंक अकाउंट डिटेल पासवर्ड पड़ा हुआ है, अभी पिछले 4 दिन में, 1 महीने में भी गया, तो मुझे बता दो, तो बता दो। तो मेरे ख्याल से ये एक कंसोलिडेटेड सेफगार्ड आपको दिया जा सकता है थ्रू मोबी आर्मर, जो मैं रिकमेंड करूंगा इस स्टेज पे। अच्छा सर, कई वेबसाइट होती हैं, जैसे ऑथेंटिक वेबसाइट होती हैं जो वेरीफाइड भी, आपने देखा होगा कि दिस इज द वेरीफाइड वेबसाइट। जैसे हम बैंक की बात करें, वो हमसे पिन मांगते हैं, एड्रेस, जो भी हमारा कोड मांगते हैं, तो वहां पे भी कई मैंने देखा है कि जैसे हमने सिस्टम पे डाल दिए वो, अब वो सिस्टम हमारा तो था नहीं सर, वो किसी और का सिस्टम था, तो क्या वहां से भी हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है? होता है, तभी पिछले साल RBI ने गाइडलाइन लेके आए, एक टेक्नोलॉजी मैंडेटरी कर दी उन्होंने हर एक बैंक और हर एक ई-कॉमर्स पोर्टल के लिए, जिसको बोलते हैं टोकनाइजेशन। सो टोकनाइजेशन क्या करता है कि आप जब अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल या कार्ड की डिटेल्स किसी भी वेबसाइट को देते हो, तो आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप इसको टोकनाइज करके यूज करें। टोकनाइजेशन का मतलब है कि आपकी डिटेल एज इट इज वो कंपनी सेव नहीं कर सकती, आपका कार्ड का नंबर, CVV नंबर, एक्सपायरी वगैरह एज इट इज सेव नहीं कर सकते, आप उसका एक टोकन बनेगा और वो टोकन सेव होगा वहां पर। तो ये तो सर ऑथेंटिक वेबसाइट भी हो, कई वेबसाइट जो होती हैं, जैसे आपने कहा गेम्स की वेबसाइट है, हम कुछ परचेज कर लेते हैं, क्रेडिट टोकनाइजेशन नहीं है उसमें ऑप्शन, तो आप उसको यूज ही ना करें। कैसे पता चलेगा सर? उसमें ऑप्शन आता है नीचे लिख के टोकनाइजेशन। ओके, क्योंकि यदि आप नहीं दिख रहा ऑप्शन, मान लो तो नहीं है, उसमें नहीं है तो आप उसको यूज ना करें। तो ये RBI ने तो मैंडेटरी कर दिया है सबको, क्योंकि होता क्या था कि आपने कार्ड डिटेल यहाँ दिए थे और खरीदारी किसी और जगह हो गई। हाँ, ये होता ही था जी। अब ये जो टोकन क्रिएट होता है, जो आपने यहाँ क्रिएट करके सेव हुआ, ये टोकन सिर्फ इसी ई-कॉमर्स पोर्टल पे अप्लाई होगा, सिर्फ जिस ट्रांजेक्शन के लिए आप कर रहे हो उसी पे अप्लाई होगा। आप उसमें ये भी लिमिट कर सकते हो कि ये 3 महीने के बाद अप्लाई ना हो या 2 महीने के बाद अप्लाई ना हो, तो वो टोकन के अपने फ्लेक्सिबल लिमिटेशंस हो सकते हैं कि एक तो मैंने इस पर्टिकुलर वेबसाइट से के बाहर नहीं हो सकता वो यूज, तो टोकन चोरी भी हो गया तभी कोई उसका कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद कई बार क्या होता है कि आपने सर्विस ली थी 3 महीने के लिए, पर EMI कटती गई साल भर के लिए, अब आप भूल गए थे बंद करना, तो आप उसी समय डिसाइड कर सकते हो कि मेरा टोकन की जो वैलिडिटी है वो 3 महीने की या 1 ही महीने के लिए ले रहा हूँ मैं। अब कई बार ऐसा होता है ना कि आप ट्रायल के लिए लेते हो, पर वो अगले महीने फिर 2-3 महीने बाद याद आता हो ये तो हमने ऑफ करना भूल गए, तो आप उसी समय डिसाइड कर सकते हो कि मेरा टोकन की वैलिडिटी 1 ही महीने है। अब क्या होगा कि अगले महीने जब भी उसको काटना है पैसा, तो वो आपके टोकन को यूज ही नहीं कर सकता, उसको फिर से पूरा डिटेल लेना पड़ेगा। तो ये तो सही वेबसाइट की बात रही कि यहाँ पे चलो टोकनाइजेशन है, बट ये कार्ड सर शॉप्स पे भी यूज होता है, हाँ, स्कैनिंग के लिए भी यूज होता है, पेट्रोल पंप्स पे यूज होता है, तमाम ऐसी जगह होता है जहाँ पे हमें नहीं पता कि हम जिसको कार्ड दे रहे हैं वो कहाँ स्वाइप कर रहा है, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं सर?
थोड़ा सा कॉन्शियस रहें, कैजुअल बिहेवियर ना रखें। ऐसे केसेस हुए हैं कि आपका कार्ड किसी ने स्वैप करने के लिए लिया और क्लोन कर लिया, और वो कार्ड फिर कहीं और एटीएम में यूज हो गया। लोगों ने कहा साहब पिन कैसे गया, तो पिन का भी तरीका होता है। अब किसी रेस्टोरेंट में आप बैठे हैं और वो कार्ड मांगा और आपने दे दिया, और जब पिन आप भर रहे होगे उसमें, तो यहाँ ये बंदा कार्ड लेके खड़ा है, यहाँ पे एक बंदा पीछे आके खड़ा हो जाएगा पिन देखने के लिए, या वहाँ सीसीटीवी लगा होगा कोई, उसके थ्रू वो कैप्चर कर सकते हैं और उसका रिप्ले करके थोड़ा सा जूम इन करके देख लें कि भाई क्या पिन हो। तरीके हैं। तो यदि उनको कार्ड भी क्लोन हो गया और पिन भी मिल गया है, तो उस एटीएम किसी दूसरे एटीएम से पैसा विड्रॉ हो जाता है। फिर आप यहाँ बैठे हो तो यार मेरे कार्ड से तो कलकत्ता में पैसा विड्रॉ हो गया है, पांडिचेरी में हो गया, ये होता है, हुए। तो थोड़ा सा तो कॉन्शियस रहना पड़ेगा। एटीएम में भी कार्ड क्लोनिंग हुई है। जो एटीएम मशीन होती है उसमें जो कैटरेज जहाँ आप कार्ड स्वैप करते हैं, वहीं पर एक एक्सटर्नल डिवाइस लग जाती है, और जब आप कार्ड स्वैप करते हैं तो आपका कार्ड क्लोन होके मेमोरी में चला जाता है। छोटी सी मेमोरी होती है उसमें। उसका जब आप पिन डाल रहे होते हैं तो आप जहाँ पिन डालते हैं उसके ऊपर एक पिन होल कैमरा लगा देता है, और उसके थ्रू आपका पिन रिकॉर्ड कर लेता है, या सीसीटीवी से भी हो सकता है। तो अभी आपने देखा होगा कवर करने लगे हैं वो, जो कीबोर्ड होगा उसके ऊपर एक फिजिकल कवर डाल देते हैं ताकि वो। लेकिन इसके बावजूद मैं चाहूंगा कि आप जब भी पिन डालें तो अपना हाथ ऊपर रखें, ये आदत बना लें कि पिन डालने से, क्योंकि आपको नहीं पता कहाँ क्या है, छोटा मोटा इतना उसमें टाइम होता नहीं, अपना हाथ डाल के फिर पिन डालें, तो उससे चांसेस कम हो जाते हैं। तो सर अब हम ऐप्स की बात करते हैं सर। अब तमाम पहले तो कैश ट्रांजैक्शन होते थे, अब जो फूड डिलीवरी ऐप्स जो हैं वो इतने आम हो गए हैं कि घर पे बैठे बैठे बच्चा भी एक ऑर्डर कर देता है। उसमें कुछ नहीं, वो कहता है आपका यूपी है, आप ओके करते हैं, वो ऐप जाता है और पेमेंट हो जाती है। और कई में यहाँ पे भी फ्रॉड हुए हैं, जबकि हमने साइट ही वो खोली है जहाँ से हमको ही फूड मंगाना है, ऑथेंटिक साइट। तो इसमें भी सर फ्रॉड हो सकता है? हाँ देखिए, आप जब गूगल करके खोलते हैं, आप कैसे चेक करेंगे कि वही साइट है? पहली चीज, अभी पिज़्ज़ा मंगाया किसी ने या बर्गर मंगाया ऑनलाइन और 40,000 चले गए उसके अकाउंट से। मैंने तो पूरा स्टोरी सुनाई थी, 40,000 का बर्गर। होता क्या है कि उसने बर्गर मंगाया और उसने बर्गर ऑर्डर कर दिया। अब वो बर्गर लेट हो गया या डिलीवरी नहीं आ रही, कुछ ऐसा कारण हो गया, तो आपने कहा यार ऑर्डर कैंसिल हो गया, अपने आप ऑर्डर के बाद कैंसिल हो जाए, तो आपका रिफंड नहीं आया वापस। तो आपने तुरंत गूगल किया, हेल्पलाइन नंबर निकाला। जैसे आप हेल्पलाइन नंबर निकालते हैं, और आपको क्या पता कि हेल्पलाइन नंबर उसी का ही है, ऑथेंटिक है या नहीं। हाँ, तो वो जो क्रिमिनल होते हैं वो अपना एसईओ करके अलग अलग ट्विटर सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू वो हेल्पलाइन नंबर को प्रमोट कर देते हैं। तो सर्च में उनका ही दिखता है और लोगों के संग दिखेगा, जिस कंपनी का भी आप ढूंढ रहे हो। उस हेल्पलाइन नंबर को आपने कॉल लगाया, हाँ साहब मैं बोल रहा हूँ फलानी कंपनी से, अरे हमारा रिफंड नहीं आया, हाँ हाँ हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए डिटेल। और उधर फिर गेम होना शुरू होगा और आपका अकाउंट खाली किया जाएगा। आपको चाहिए था वो 200-500 रुपए वापस चाहिए थे, और चक्कर में आपका अकाउंट पूरा साफ हो जाता। तो कहानी ट्रस्ट पे ही हुई ना, क्योंकि आपको लगता है कि यार मैंने ऑर्डर किया था, मैं ही तो कर रहा हूँ, तो क्रिमिनल को कैसे पता होगा? क्रिमिनल तो वहाँ प्लानिंग करके बैठा है ना, नंबर डाल के। तो चाहे वो वेबसाइट पोजीशन करे, ऐड आते हैं आपको फेसबुक पे, आपको क्या पता ये ऐड सारे वेरीफाइड है? कोई फेसबुक ने गारंटी तो ले नहीं रखी है, वो तो क्रिमिनल भी डाल सकता है। मतलब कोई भी है ओपन प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स वाली वेबसाइट पे बहुत फ्रॉड हुआ था। बहुत सारे जर्नलिस्ट मुझे फोन आए कि साहब मैंने आईफोन ऑर्डर किया था और आया नहीं। सिर्फ जर्नलिस्ट का ही फोन क्यों आता है सर आपके पास? मैं जर्नलिस्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि उनको आईफोन चाहिए होते लेकिन जो आपने स्टार्टिंग में बात कही थी कि हम लोग सब कुछ इतना बता रहे हैं, तब भी अवेयरनेस लेवल बहुत कम। गलतियां तो अभी भी हो रही हैं। आज का पेपर उठा ले देख लीजिए तो आपको 10 साइबर क्राइम आज भी दिखेंगे। बिल्कुल सर। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि मीडिया में नहीं बताया जा रहा है या पेपर में नहीं छप रहा है या रेडियो पे नहीं है, हर जगह है, शोज है, इतना सारे पॉडकास्ट चल रहे हैं, तब भी क्राइम बढ़ ही रहा है, क्राइम कम नहीं हुआ है। यदि आप रेट देखेंगे तो जब कोविड के पहले की बात है कि जो ये गृह मंत्रालय का पोर्टल है cybercrime.gov.in, उस पर अमूमन 500 से 600 कॉल्स पर डे आती थी, कंप्लेन आती थी cybercrime.gov.in पर। उसके बाद वो 1000-1500 हो गई, फिर वो 5000 हो गई, आज की डेट में 30 से 35,000 पर डे कंप्लेन है पर डे। तो सर इतने लोगों का जो पैसा चला गया, ये भी सवाल आप हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। इतने लोगों के साथ जो फ्रॉड हो गया, जिनका पैसा चला गया, कितनी उम्मीद है कि उनका पैसा वापस आ सकता है, या उनको क्या ऐसा करना चाहिए कि उनका पैसा वापस आ जाए? देखिए पैसा तो वापस आता है,
पैसा वापस लाने के लिए शुरू के 3 घंटे बहुत क्रिटिकल होते हैं, जो स्टार्टिंग के 1 से 3 घंटे हैं, इसमें आपको कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे और पैसा वापस आ जाएगा। पहला क्या है कि होता क्या है, जैसे क्राइम होता है आपको 10 सेकंड में पता पड़ जाता है कि आपके संग क्राइम हो गया, क्योंकि आपने खुद ही पैसा डाला होता है, आपने खुद ही इंस्टॉल की होती है एप्लीकेशन। फिर आप कॉल लगाते हो, पैसा गया, तो उसके बाद वो कॉल उठाता भी नहीं है। अब आप तुरंत घबरा जाते हो कि यार करूं क्या। तो सबसे पहले 1930 पे कॉल करें। 1930 गृह मंत्रालय का पोर्टल है, 24 घंटे ओपन है। इस पे कॉल करके तुरंत रिपोर्ट करें कि ये फर्जी ट्रांजेक्शन हुआ है और इस पर ये मेरा ट्रांजेक्शन आईडी, सामने वाले अकाउंट को फ्रीज कीजिए। उनके पास पावर है कि वो किसी भी बैंक अकाउंट को 48 घंटे के लिए फ्रीज कर सकते हैं। जिस अकाउंट में पैसा गया है, यदि उस अकाउंट में फ्रीज हो गया विड्रॉ होने से पहले, तो आपका पैसा अपने आप वापस आ जाएगा। आपको अगले दिन बैंक में एक डिस्प्यूट रेज कर देना कि ये फर्जी ट्रांजेक्शन है। बैंक सामने वाले अकाउंट्स होल्डर को नोटिस भेजेगा कि भाई इस पर डिस्प्यूट रेज हुआ है, क्लैरिफिकेशन दो। वो कभी बैंक आएगा नहीं, क्योंकि तो फर्जी आदमी, उसके नाम का तो बैंक अकाउंट भी नहीं। बट इसमें भी सर एक ट्विस्ट है। इसमें यह कहा जाता है कि आपने ओके किया इसलिए पैसा गया। कई यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं, उसमें बंदा कुछ कर ही नहीं कहता कि वो तो बैंक कहता था कि जो भी आपकी तरफ से हुआ है। ओके किया, उसके बावजूद आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं। हाँ भाई, मेरे से गलती से ट्रांसफर हो गया तो क्या मैं डिस्प्यूट रेज नहीं कर सकते? तो हाँ, क्या आपका होते ही कई बार गलत ट्रांजेक्शन होता है तभी पैसे आते हैं। मतलब ऐसा थोड़ा ना कर दिया किसी ने कि साहब आपने दे दिया तो अब नहीं ले सकते। तो अगर आगे से ये बोला जाए कि आपने खुद किया, तो इस पे भी आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। यू हैव द राइट। बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव द राइट। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप डिस्प्यूट रेज करते हो, उससे पहले उस अकाउंट से पैसा विड्रॉ हो चुका है। हाँ, अब बैंक क्या करे? जब विड्रॉ ही हो गया तो वापस नहीं आएगा ना फिर। तो बैंक की प्रॉब्लम ये है कि आपने तो डिस्प्यूट रेज लेट किया और हम उसको रोक ही नहीं पाए। तो जो मैं कह रहा हूं कि स्टार्टिंग के 2-3 घंटे क्रिटिकल हैं, वो इसलिए जरूरी है। एक तो आप 1930 पर जाके दी लॉक करा दिए पैसा, वहां लाइन मार्किंग बोलते हैं, अकाउंट हो गया, तो फिर आपका पैसा आ जाएगा, बैंक भी उसमें। तो ये पक्का है सर, अगर हम कॉल करें तो वो हमारी बात मान लेंगे कि हाँ फ्रॉड हुआ है, या उसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं? नहीं, बिल्कुल सही। उनके पक्का होगा, यदि उनकी बात आपने कर दी, बात हो गई, तो ये होता है। ऐसी पैसे आ भी रहे हैं लोगों के, लेकिन उनके पास बहुत कॉल आ रही है। बिल्कुल। तो कई बार कॉल लग रही है, कई बार आप पीछे परेशान हो, उस वजह से डिले भी हो जाता है। सो वो तो मेरी रिक्वेस्ट ऑलरेडी है कि गृह मंत्रालय से कि इसको आप कैपेसिटी बढ़ाइए और लाइंस इंप्रूव कीजिए, ताकि कम से कम इमीडिएट रिस्पांस तो लिया जा सके। क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी अकाउंट को 48 घंटे के लिए फ्रीज कराओ, कल के दिन आपने गलत डिस्प्यूट भी रेज कर दिया, तो 2 दिन के बाद बंदा डिस्कस करके ओपन करा सकता है। लेकिन आप उस समय तो एक्शन उसी समय चाहिए, वरना तो पैसा इंडिया से बाहर ही जाता है। फिर तो या तो कैश विड्रॉल होगा, या गेमिंग करेंसी खरीद ली जाएगी, या अमेजॉन गिफ्ट कार्ड, या क्रिप्टो करेंसी, कुछ होकर पैसा एनोनिमाइज हो जाएगा, उसके बाद वापस नहीं आएगा। तो जो पहला काम है वो ये है। दूसरा क्या, अपने बैंक को कंप्लेन कर दो तुरंत। बैंक, जो आरबीआई की गाइडलाइन है वो कहती है यदि आपने 3 दिन के अंदर बैंक को कंप्लेन कर दी तो बैंक इज लायबल टू पे यू 100% मनी। 7 दिन के अंदर करोगे तो 50%, 21 दिन के अंदर करोगे तो 25%। बट होता क्या है, इसमें एक कैच है। कैच ये है कि गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, गलती बैंक की होनी चाहिए। पर गलती तो आप ही की होती है। गलती बैंक तो मानेगा ही नहीं सर कभी। नहीं मानेगा, यदि आप गलती है तो मानेगा। जैसे जब होगी तब ना। ऐसे जो मैंने आपको केस सिचुएशन बता रहा हूँ, दोनों सिचुएशन में हेल्प ही करूंगा मैं। एक तो ऐसा होता है कि आपका कार्ड है और आपका कार्ड थाईलैंड में यूज हो गया, मलेशिया में यूज हो गया, श्रीलंका में यूज हो गया, और आप तो यहाँ थे और आपने कंप्लेन किया, भाई साहब मैं तो था ही नहीं वहां पे। तो इसमें तो सवाल जवाब हो ही नहीं सकता, इसमें तो बैंक रिफंड करेगा आपका। या आप यहाँ थे और कलकत्ता में कैश विड्रॉल हो गया क्योंकि कार्ड क्लोन हुआ था। भले ही आपकी गलती से कार्ड क्लोन हुआ था, लेकिन आपने कोई गलती नहीं की। आपको तो ना पता था कार्ड क्लोन हो जाएगा, वरना हम यूज ही ना करें कार्ड ये इसलिए यूज करें। इन दोनों सिचुएशन में, और इस तरह की जो सिचुएशन पॉसिबल है जहां पर आपने खुद पैसा ट्रांसफर नहीं किया है और किसी वजह से निकल गया, बैंक की लायबिलिटी है, बैंक 100% पैसा वापस करेगी। इसमें तो कोई इफ बट है ही नहीं, क्लियर लॉ है। अब आ गया कि आपने गलती की और आप खुद ही लालच में या डर के आपने पैसा किसी के अकाउंट में डाला और आप फ्रीज भी नहीं करा पाए। यदि आपने बैंक को, तो सबसे पहले तो बैंक को बोलेंगे इसको तुरंत फ्रीज कराइए। मान लो आप लेट जागे और आपने उस समय बैंक को बोला, तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज। बैंक को तो आप तब भी डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं, बैंक उसके बाद भी एक्शन लेने के लिए जवाबदेह है, पर या तो उस अकाउंट में पैसा पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा या कम पड़ा होगा। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। यदि पूरा पैसा पड़ा है बहुत अच्छी बात है, यदि पैसा पूरा निकल गया है तो उसकी बात की कहानी बताऊंगा। पर यदि पैसा थोड़ा बहुत ही पड़ा है
तो कम से कम उतना तो वापस आएगा। तो you'll have to definitely inform your bank also. So 1930 और बैंक। अब मान लो सिचुएशन कई बार ऐसी होती है कि सीधे सीधे तौर पे नहीं कहा जा सकता कि गलती बैंक की है आपकी है, क्योंकि ये कहना बड़ा आसान है कि विक्टिम ने गलती कर दी, पर हमेशा विक्टिम गलती करता नहीं। जैसे मैं आपको सिचुएशंस देता हूं, मैंने आपसे कहा था कि क्रिमिनल का उद्देश्य होता है कि आपका ओटीपी ले ले पैसा ट्रांसफर करने के लिए, और उसके लिए 10-12 तरीके हैं। क्रिमिनल ने ओटीपी लिया, पैसा निकल गया, पर क्रिमिनल ने आपका पासवर्ड नहीं मांगा। यदि क्रिमिनल ने आपका पासवर्ड नहीं मांगा और आपने नहीं दिया, तो जांच में यह भी प्रूव हो सकता है कि जो पुलिस वाला एक रिपोर्ट में दे सकता है कि आपका ओटीपी तो आपकी गलती से गया, पर पासवर्ड तो आपने दिया नहीं, और पासवर्ड या तो आपके पास था या बैंक के पास था। यदि आपकी गलती से नहीं गया, तो जरा बैंक बताए कि पासवर्ड कैसे गया, तो गलती किसकी? तो आपको किसी तरीके से और डीप डाइव करना होगा कि सिचुएशन हुई क्या। आपको एक इंश्योरेंस कंपनी का कॉल आता है, मैं फलाने कंपनी से बोल रहा हूँ, आपका ये इंश्योरेंस नंबर है? हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी। एड्रेस? हाँ जी। पैन कार्ड? हाँ जी। लास्ट प्रीमियम ये था? हाँ जी। इस तारीख को सबमिट किया था? हाँ जी। जब उसने इतनी सारी डिटेल दे दी, फिर वो बोलेगा कि अरे आपका तो डिविडेंड पड़ा हुआ है 15 लाख का। अच्छा, अरे आपने क्लेम ही नहीं किया अभी तक। ओ, ये तो लैप्स हो जाएगा, अभी मार्च आ रही है। अच्छा, मुझे क्या करना? अरे कुछ नहीं करना सर, आप एक काम करो, मैं आपको गाइड करता हूँ, अभी आपके अकाउंट में 15 लाख आ जाएगा। अब अभी तुरंत आ रहा है 15 लाख भाई, तो आप तो कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। एक काम करो सर, ये लिंक भेज रहा हूँ, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, और आपका ऑटोमेटिक ही करा दूंगा मैं, यहीं से हो जाएगा। बाकी जो अकाउंट में 5 लाख थे वो भी निकल गए, पता पड़ा। पर इस पूरे, अब फिर गए आप इंश्योरेंस कंपनी के पास, तो उन्होंने कहा आपने क्यों एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी, ये तो आपने खुद ही गलती की है। पर मैं इस एंगल को थोड़ा सा डिबेटेबल बना दूंगा। मैं कहूंगा देखिए, उस बंदे ने गलती की क्योंकि उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई। जो कॉलर था उसके पास उसका इतना पर्सनलाइज डिटेल था जो सिर्फ उसको पता था या इंश्योरेंस कंपनी को पता था, और किसी को पता हो ही नहीं सकता। तो यदि उसने वो डिटेल नहीं दिया था, तो जरा इंश्योरेंस कंपनी बताए कि वो डिटेल कैसे क्रिमिनल तक पहुंचा। तो गलती तो वहां से भी हुई है ना, कोई डेटा ब्रीच तो हुआ है ना। तो एक आइडियलिस्टिक स्टेटमेंट में देता हूं हमेशा कि कोई भी साइबर क्राइम होने से पहले एक और साइबर क्राइम हो चुका होता है, और वो साइबर क्राइम होता है डेटा ब्रीच, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। यदि मैंने गलती की है तो किसी ने मुझे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी है जो कहीं और से लीक होकर पहुंची है, तो गलती तो उसकी भी है ना, मैं ही पूरा जिम्मेवारी क्यों ले लूं। तो यदि हम इस लेवल पर जाके डिबेट करेंगे तो कई बार 15-50% पैसा भी आ जाता है। हाँ भाई 50% की गलती, 50% आपकी। सो पैसा आता है वापस, ऐसा नहीं। तो पैसा आ सकता है, ये होप जो है सर ने दी है हमारे शो पे, तो निराश ना हुई है। और सर जाते जाते एक सवाल आपसे जरूर पूछेंगे। मैंने आपका एक रिपोर्ट पढ़ा था जिसमें आपने कहा था कि 2 लोग बात कर रहे थे, एक कॉल आता है जिसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल, और वो कॉल मर्जिंग करके ओटीपी उड़ा लेना। वो कैसे सर, उससे कैसे बचा जा सकता है? बचने का तरीका आपको पता है तो मत कीजिए। अब तो आपको पता है कि ओटीपी ऐसे भी निकल सकता है जी। तो जैसे कि आपको एक कॉल आता है, हाँ, और मेरा नाम लेके आता है कि अमित जी ने आपका नंबर दिया है और जी, आपको एक इवेंट में बुलाना है, एक मीडिया का इवेंट है, तो आप प्लीज़ आइए। तो आप बातचीत शुरू कर देंगे। 20 सेकंड के बाद बोलेगा कि सर आई थिंक अमित इज ऑल्सो कॉलिंग यू, आप एक काम कीजिए, कॉल मर्ज कर दीजिए, तो हम तीनों आपस में बात कर लेते, क्योंकि हमने उनको भी बुलाया हुआ। अच्छा। अब आपको पैरेलली एक और कॉल आ रहा है, आप ऑलरेडी क्रिमिनल से बात कर रहे हैं, और एक और कॉल आ गया आपको कि यार अमित का नंबर तो नहीं है। अरे उनका वीआईपी नंबर है सर, मर्ज कीजिए ना, अभी बात करते हैं, अभी क्लोज करते हैं ना सर, 2 दिन बाद इवेंट है सर, ऐसे करके उसने थोड़ा अर्जेंसी दिखाई और आपने कॉल मर्ज कर दिया। जैसे ही आप कॉल मर्ज करेंगे, आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा, या आपका कुछ हैक हो जाएगा, या पैसे निकल जाएंगे। क्यों निकले? आपने कोई ओटीपी दिया? नहीं। आपने कोई लिंक क्लिक किया? नहीं। क्यूआर कोड स्कैन किया? कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की? तो फिर क्यों? क्योंकि वो जो दूसरा कॉल आया वो आपके ओटीपी का कॉल था। इस पूरे उसमें एपिसोड में मेरा कोई लेना देना नहीं था, मेरा नाम तो क्रेडिबिलिटी के लिए यूज किया गया। क्रिमिनल ने पहले कॉल लगाया, फिर आपका ओटीपी उसने कॉल पे मंगाया। आजकल सारे ओटीपीज कॉल पे भी आते हैं, पहले सिर्फ एसएमएस पे आते थे। नाउ यू हैव एन ऑप्शन टू इनवाइट देम ऑन कॉल। तो जिसके भी ओटीपी कॉल पे आ सकते हैं, उस सर्विस को वो हैक कर सकता है। तो वो कॉल पे आया ओटीपी,
आपने कॉल मर्ज की, उसने OTP सुन लिया क्योंकि अब वो भी उस कॉल में। बाय द टाइम यू रियलाइज कि यार ये अमित क्या नंबर बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, तब तक तो वो अप्लाई करेगा और 1 सेकंड लगता है, फिर आप करते रहो फोन निकल गया। तो ये चीजें बच्चे चूंकि कर सकते हैं, इसमें कोई इंजीनियर बनने की जरूरत है नहीं। और जितने 12 तरीके हैं जो, जिसमें कॉल फॉरवर्डिंग एक तरीका है, कॉल फॉरवर्ड करा लेता है कोई आपसे, वॉइस मेल इनेबल करके भी OTP उड़ जाता है, QR कोड मैनिपुलेट करके भी OTP उड़ जाता है, eSIM के थ्रू भी आपकी OTP चले जाते हैं। आपका फ़ोन यहाँ पड़ा हुआ है सामने और आप 2 मिनट के लिए वॉशरूम गए, मैं WhatsApp कॉन्फ़िगर करता हूँ, आपका OTP आता है, सामने फ्लैश होता है स्क्रीन पर, तो भी उड़ जाएगा OTP। आपने चलो सेटिंग कर लिया कि वो OTP फ्लैश ना हो, लॉक मोड में OTP ना दिखाई दे, कर सकते हो आप। और आप वॉशरूम गए तो मैं OTP कॉल पे मंगाता हूँ, यदि कॉल पे आएगा तो वो कॉल तो मैं लॉक फ़ोन की भी उठा सकता हूँ, उठाता हूँ तो मैं OTP सुन लेता हूँ। तो ऐसी कुछ डे टू डे इग्नोरेंस है जिसकी वजह से भी OTP निकल जाता है। तो सर ये भी इग्नोरेंस हुआ, जैसे कोई आजकल हम इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं बच्चों के, घर के, अपने डांस के, या कुछ भी व्लॉगिंग शुरू हो गया है, तो ये भी एक थ्रेट है, क्योंकि कहते हैं ना AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, इमेज भी हमारी यूज हो सकती है, तो होगा ही। देखिए थ्रेट ऑलरेडी है और यूज हो रहा है। देखिए आपकी आवाज़ तो क्लोन करना बड़ा आसान है क्योंकि आप इतना ज़्यादा बोल रहे हैं पब्लिक के लिए, और हर आदमी सेलिब्रिटी बनने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल। तो आपको इम्पर्सोनेट करना आसान हो जाता है क्योंकि आपके बारे में जितना पता होगा, जो मैंने स्टार्ट किया था कि आप यदि फेसबुक ही अपना प्राइवेट रख लेंगे तो बचे रहेंगे, पर यदि आप पब्लिकली ही सब कुछ कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप, जैसे घर की पिक्चर घर की मिल गई मुझे, आपके गाड़ी की पिक्चर मिल गई मुझे, घर के अंदर TV कौन सा मिल गया मुझे, किस वॉल पर कौन सी इमेज लगी है वो मिल गया मुझे, तो भी मैं अटैक वेक्टर तैयार कर लूँगा और आपकी सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दूंगा कि आप डर के वही करोगे जो मैं करवाना चाहता हूँ। तो ये जो एक रिस्क है बिकॉज ऑफ ओवर एक्सपोजर, पहले मैंने कहा डिजिटल फुटप्रिंट कम करो, इसीलिए तो कहा ना, क्योंकि जब आप डिजिटल फुटप्रिंट ज़्यादा क्रिएट करोगे तो आपकी ये सारी डिटेल बाहर आ जाता है और AI से उस मॉडल को ट्रेन करके वो आप ही को हैक करेंगे। जैसे कि पहले जब हम ब्रूट फोर्स करते थे, 6 कैरेक्टर का पासवर्ड, ब्रूट फोर्स का मतलब होता है मैं कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड ट्राई कर रहा हूँ, अब 6 के जितने पॉसिबल होंगे कॉम्बिनेशन वो ट्राई होंगे, तो एक डिक्शनरी बनती थी और उसको एक एक करके ट्राई किया जाता था। अब ऐसा नहीं होता, अब होता क्या है कि मैं आपके बारे में ओसेंट करूंगा, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, आपका सोशल मीडिया, आपका पब्लिकली डिटेल, आपके फैमिली, पेरेंट्स, मदर फादर का नाम, बच्चे का नाम, वाइफ का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारे की कॉम्बिनेशन निकालूंगा और आपके कुछ पासवर्ड मिल जाएंगे, लीक पासवर्ड जो पढ़े तो एक पैटर्न मिल जाएगा कि इनमें से कुछ आप यूज़ करते हो क्या, कि इसका नाम, डेट ऑफ बर्थ है जो भी, उसके बेस पर प्रेडिक्ट करना शुरू कर देगा कि अब इसके पासवर्ड ये और हो सकते हैं। तो एक छोटी डिक्शनरी मिलती है, मतलब पहले जो लाखों में होता था नंबर, वो हज़ारों में या सैकड़ों में होता कि 200 पासवर्ड सजेस्ट कर दिया और उसमें से क्लिक कर जाता, क्योंकि अब उसने आपकी साइकोलॉजी समझ ली। तो व्हेन यू स्टार्ट एक्सपोजिंग टू मच, किसी को आपकी साइकोलॉजी समझना आसान हो जाएगा, जो मैं थ्रेट हमेशा से बोल रहा हूँ, और यदि उसको आपकी साइकोलॉजी समझ में आ गई तो फिर आपको नचा देगा, वो कंट्रोल भी करेगा, थ्रेट भी होगा। तो लास्ट क्वेश्चन सर, जाते जाते आपसे ले लेते हैं, अभी बहुत सारे स्कूल्स में थ्रेट कॉल आए थे, बॉम्ब थ्रेट कॉल आते हैं, फ्लाइट में बॉम्ब थ्रेट कॉल आते हैं और पकड़ने में बहुत टाइम लग जाता है, ऐसा क्यों सर? ये तो मतलब देखा जाए तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है, कहीं से भी कॉल्स आते हैं और इससे भी बचने के लिए कुछ तो उपाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचती होगी। मेरे ख्याल से इस चीज़ को मैं पॉजिटिव लेता हूँ, पकड़ने में टाइम लग जाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि पकड़ा जाता है, क्योंकि जो भी क्रिमिनल होता है वो सारे तरीके इस्तेमाल करता है कि आप उसको ना पकड़ पाओ। ऐसे तो ना करता है कि ओपनली कॉल कर रहा है, सबसे पहली बात उसका कॉल VPN के थ्रू आएगा या स्पूफ कॉल होगा या इंटरनेट से कॉल आ रहा है, वाइप कॉल है, या बाहर की कंट्री में सर्वर सेटअप करके तो ईमेल्स किया जा रहा है। ईमेल भी आ रही है, ईमेल भी आएंगी, तो ईमेल भी ऐसी वाली ईमेल है जैसे प्रोटॉन मेल या सेक मेल, जो आपको डिटेल नहीं दे पाती हैं आसानी से, तो वो चैलेंज क्रिएट करेगी, क्योंकि वो तो वो सारे प्रोविजन लेके चल रहा है ना कि यार मुझे ना पकड़ पाए, और वो सोचता है नहीं पकड़ पाएंगे, तो पकड़े तो जाते हैं ना, पकड़ा गया ना वो बंदा। तो मेरे लिए ज़रूरी बात यह है कि आप कितना भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चल रहे हो, पकड़े तो आप जाओगे। डिले क्यों होता है? क्योंकि हम दूसरी कंट्रीज पे भी डिपेंडेंट है, इंटरनेट सारा इंडिया में नहीं चल रहा है। अब मुझे कोई सर्वर से डेटा चाहिए तो मुझे वेट करना पड़ेगा ना, वो तुरंत मैंने कॉल लगाया ये लीजिए वाला मामला तो होता नहीं।
कई सारी कंट्रीज में हमारे एमलेट ही नहीं है, म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट जो होते हैं ट्रीटीज, तो हमें और तरीके से डेटा निकालना होता है, तो उसमें टाइम लगता ही है। पर एक बात का ख्याल रखें, जितने क्रिमिनल हैं, कि यदि आपको गलत मुगालता है कि आप VPN यूज करके या प्रॉक्सी या जेंगी या डिस्कॉर्ड या जो भी आप एनोनिमस चीजें समझते हैं, बच तो नहीं पाएंगे, पकड़ तो सबको लेंगे। फोकस नहीं है इसलिए उनको फायदा हो जाता है कई बार, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा, लेकिन पीछे पड़े तो पकड़ लिया। तो ये बताना भी बहुत जरूरी है मैसेज, कि भाई अभी मजे ले लो एक आध साल और थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद तो हम भी AI यूज करेंगे और हम प्रोएक्टिवली पकड़ेंगे। अभी US ने एक AI टूल बनाया, वो कहते हैं कि हम एक हफ्ते पहले पता कर सकते हैं कि बंदा क्राइम करने वाला है। अच्छा, एक हफ्ता पहले? अब गूगल पे देखना, न्यूज मिलेगी आपको। सो विद हिज बिहेवियर एंड सिम्टम्स वी कैन प्रेडिक्ट विद 90% एक्यूरेसी और समथिंग। तो आप समझ रहे हो कि हम भी AI टूल बना के डालेंगे, हम भी देखेंगे कौन क्या कर रहा है। खेला तो अभी हो सकता है। दूसरा, चाइना ने एक टूल बनाया, चाइना ने एक AI टूल बनाया कि वो लोगों की लॉयल्टी चेक कर सकता है, और वो उसको यूज कर रहे हैं अपने आर्मी ऑफिसर्स के लिए और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए टेस्ट करना। तो चाइना तो खैर एक लेवल अलग ही सोचता है, उसका तो खेल ही अलग है, बट AI कैन डू दैट। और क्यों कर पा रहा है? क्योंकि आपका डेटा बाहर है। तो इंडिया के पास भी ऐसा कुछ है सर? इंडिया अभी तो नहीं है, लेकिन इंडिया विल डेफिनेटली डू दिस। देखिए, इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है तो बिना AI के अब नहीं हो सकता, क्योंकि इतना वास्ट कंट्री है। आप कहो कि हमारे पास हर 10 लाख के ऊपर भी एक पुलिस वाला नहीं होगा, या 1 लाख के ऊपर भी एक नहीं होगा, इस तरह का रेशियो रहता है। कई बार अभी आप देखो कि कई बार स्पेशल अरेंजमेंट भी करने होते हैं तो सारा पुलिस फोर्स वहाँ डिप्लॉय हो जाता है, तो बाकी जगह वीक हो जाता है मामला। ऐसा तो है नहीं कि वो, तो ये सारी चीज़ें VIP अरेंजमेंट तो होते ही रहते हैं। तो उस वजह से ऑन एन एवरेज लैप्सेस छूटते हैं। यहाँ से गाड़ियाँ वहाँ चली गई, ऑफिस अब कुंभ हो रहा है तो काफ़ी सारे ऑफिसर्स वहाँ हैं, तो कहीं के तो मूव हुए ना। तो AI कैन प्ले अ रोल, AI कैन टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स ऑटोमेटिकली। तो AI ड्रोन भी यूज होगा, अभी बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजीज आएंगी। और जितना हम CCTV, जैसे चाइना के अंदर CCTV का इतना जाल बिछा रखा है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, 5 से 7 मिनट के अंदर गवर्नमेंट ढूंढ लेगी आपको कहाँ छुपे हो तुम। अच्छा, कहीं ना कहीं से वो ट्रैक करके निकालेंगे। फेशियल रिकॉग्निशन तो बहुत इफेक्टिव है। आप निकले, क्योंकि आप बिना, मतलब इतना बड़ा ब्लाइंड एरिया आपको मिलेगा ही नहीं जहां CCTV ना। द मोमेंट यू कम आउट फ्रॉम द बिल्डिंग, ट्रैकिंग शुरू। और फिर हिस्टोरिकल पैटर्न है, बहुत कुछ है जो आपका पैटर्न बता देता है। तो इंडिया को भी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, तभी हम और कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। जिस तरह के थ्रेट हैं, जब परेशान होते हैं ना लोग, तब उनको समझ में आता है कि आपने सवाल पूछा कि होक्स कॉल आ रही थी, इतना समय क्यों लगा? इससे समय इसलिए लगा क्योंकि हमारे पास अभी ऐसे सोल्यूशन नहीं है। यदि हम हर बंदे को मॉनिटर करना शुरू करें तो फिर लगता समय 5 मिनट बता देते, जैसे बाकी लोग बता देते हैं दूसरी कंट्री, क्योंकि कंट्रीज छोटी हैं। डेनमार्क में गया, कहते हैं मोस्ट सेफ, मोस्ट ये कंट्री, तो 1 साल था वहाँ पर डेनमार्क। उस समय आजमगढ़ में मेरे मित्र थे, वो SSP थे, तो हमारी बातचीत चल रही थी। तो मैंने कहा सर यहाँ तो क्राइम होता नहीं है, ये तो कितने लोग हैं वहाँ? मैंने कहा 55 लाख 60 लाख लोग। बोले 65 लाख तो आजमगढ़ में। तो आप सोच रहे हो, अब आप 65 लाख 60 लाख में कोई भी सिस्टम बना सकते हो जो उनको इस हद तक मॉनिटर करेगा कि आप एयरपोर्ट से उतरे हो और आपकी हर चीज ट्रैक हो रही है। और यदि कहीं से कंप्लेन आ गई कि इस बंदे को ढूंढना है, तो आपकी हर चीज ब्लॉक हो जाएगी, आप खाना पीना भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, एक्सेस ब्लॉक हो जाएगा, बिल्डिंग में नहीं घुस पा रहे, ठंड में मर जाओगे, बहुत कुछ हो सकता है जो यहाँ नहीं है संभव, क्योंकि हम ऐसे थोड़ा ट्रैक कर रहे हैं। तो जो इंडिया में कहूँगा कि इंडिया में रियल फ्रीडम है हमारे पास, और वो जो रियल फ्रीडम दी गई है उसी का क्रिमिनल थोड़ा सा एडवांटेज ले लेता है, और जिस वजह से हमें वक्त लग जाता है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, जो आपने इंसाइट दी मेरे को लगता है कि हमारे यूज़र्स को बहुत बेनिफिट करेगा। और जो नंबर्स जो आपने साइट बताई वो हम चाहेंगे कि आप लोग यूज़ करें और सेफ रहें, और अपने पैसे जो भी डिसीजन लें वो सोच समझ के लें। बाकी अगर आपको कोई सवाल सर से पूछनी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम सर के पास ज़रूर जाएंगे कमेंट्स लेके और कोशिश करेंगे आपको उनका आंसर करने का। तब तक आप देखते रहिए इन खबर द रॉ पॉडकास्ट। थैंक यू।